Hello guys, welcome to Ghaziabad IAS Academy. Can you hear me guys? Please reply. Yes sir. Okay guys. So मैं आप सभी कंट्रोल को म्यूट कर रहा हूँ. मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. मेरा नाम संजीव पांडे है. I am the director and the founder of Ghaziabad IAS Academy, UPSC Connect and गुड़गांव IAS Academy. एंड आज हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम लोगों ने एक सेमिनार कंडक्ट किया है. बेसिकली वो सारी बातें करेंगे. आज हम लोग वो बेसिकली वो सारी बातें करेंगे जो कि एक एस्पिरेंट को करनी चाहिए. और वो बातें हम क्यों करेंगे? क्योंकि यूपीएससी को लेके या यूपी पीसीएस को लेके या किसी भी स्टेट सर्विस के पीसीएस को लेके एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. और वो कंफ्यूजन क्या क्रिएट करता है? वो कंफ्यूजन आप सभी को कंफ्यूज करता है जब आप लोग आईएएस के लिए प्रिपेयर करते हैं. तो जैसा कि आपको हमारी तरफ से कल कॉल गया था और कॉल में आप लोगों को क्लियर कट बता दिया गया था कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार रखने हैं. हम लोग आज डिस्कस करेंगे पैटर्न के बारे में, हम एज लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑप्शनल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे. और साथ ही साथ आप सभी लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग सीधा चैट बॉक्स में जाके उस क्वेश्चन को लिख दीजिए और आपके आगे अपना नंबर लिख दीजिए. आपको जो भी डाउट है, डाउट में आप लोग क्या करने वाले हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ. जो भी डाउट है उस डाउट के लिए आप उस क्वेश्चन को चैट बॉक्स में लिख दीजिए. उसके आगे अपना नाम लिख दीजिए और अपना फोन नंबर लिख दीजिए जिसपे आपका व्हाट्सएप अटैच्ड है, ताकि हम लोग जो है बात कर सके आपसे आराम से. क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं और इतने बच्चों को एक बार अगर हम वॉइस कंट्रोल दे देंगे तो यहाँ पे क्योस मच जाएगा. तो सबसे बेहतर तरीका है आप हम सभी एक प्लेटफॉर्म पे जुटे हैं ताकि हम लोग सिविल सर्विस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सके, अपने डाउट्स को क्लियर कर सके, अपनी सारी वो मुसीबतें, वो डिलेमास जो हमारे दिमाग रहते हैं उन चीजों को कर सके. फाइन गाइस, सो आई एम डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स द presentation and let's start it. So guys, आप सभी को presentation visible है? I hope so आप सभी को presentation visible होगी. तो आज हम ओके, तो मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? और आप लोगों को कंट्रोल बहुत जल्दी, एक बार मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं आप सभी को कंट्रोल दूंगा, बारी बारी करके बात करूंगा. वी हैव एम्पल टाइम और बहुत तसल्ली से एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे. जो क्वेश्चन बच्चा पूछेगा वो सभी को एड्रेस होगा ताकि आप सभी के डाउट होंगे उस तरीके के वो क्लियर हो जाएं. और अगर कोई बच्चा डाउट पूछ लेता है तो फिर हमें क्या करना है उसको अच्छे से समझना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. तो गाइज, वेलकम टू गाजियाबाद आईएएस एकेडमी वेयर एस्पिरेशंस मीट सक्सेस. आगे चलते हैं. सबसे पहले आई वुड लाइक टू गिव यू माय प्रोफाइल, क्योंकि बच्चों के पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जिससे पढ़ रहे हैं क्या वो कैपेबल है भी कि नहीं. फाइन. तो उसी को आंसर करने के लिए मैंने अपना प्रोफाइल, मैंने अपनी टीम को बोला कि मेरे प्रोफाइल को मेंशन करें. तो मेरी प्रोफाइल यहाँ मेंशन करी गई है, आप लोग देख सकते हैं. मेरी एजुकेशन प्रोफाइल है. लाइक आई हैव डन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन वे बैक around 15 years back. Then after I have done my BTech, I have also done my Masters in Business Administration, and along with that, right now I'm pursuing LLB. So this is my educational profile. Now you can see my experience with respect to government examination. You can see my experience with respect to government examination. Government exam मैंने कौन-कौन से दिए हैं, क्या-क्या मेरा उसके अंदर कहाँ तक मेरे को सफलता मिली है. तो अगर यूपीएससी की बात करें तो मैंने 4 बार यूपीएससी दिया हुआ है. और ये जो यूपीएससी मैंने 4 बार दिया है इसमें 3 बार ही मैंने मेंस एग्जामिनेशन लिखा है 2012, 13 और 14 में. और मैंने इंटरव्यू अपियर किया है 2012 और 13 के बाद. ठीक है. यूपी पीसीएस का मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया था 2012 में और एसएससी का भी मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया हुआ सन 2013 में. तो आप लोग देख सकते हैं कि आई हैव अ क्वाइट वेग एक्सपीरियंस, क्वाइट वास्ट एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स. नाउ दिस इज माय वर्क प्रोफाइल. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ गाजियाबाद आईएएस एकेडमी, यूपीएससी कनेक्ट, स्टडी स्मार्टली. ऑल द 3 belongs to me only. I am co-founder at Gurgaon IAS Academy. Yes, we do have a academy, offline academy in Gurgaon as well. Fine. I am consultant in Stairs NGO. एक Stairs एक NGO, उसके अंदर मैं consultant हूँ. ये राष्ट्रीय पुरस्कार जीती हुई NGO है, उसके अंदर मैं consultant हूँ. And Incredible Campus, ये एक ट्रस्ट है जो कि बच्चों को प्रोवाइड करता है, बच्चों को जो है एजुकेशन, बच्चों को जो है प्रोवाइड करता है, कई तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. ओके. सो इनक्रेडिबल कैंपस में, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कोचिंग की लाइन में मेरा क्या एक्सपीरियंस है. आई हैव वर्कड इन वेदांता आईएएस एकेडमी एज अ डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स. आई एम आल्सो वर्किंग विद वैद आईसीएस एज अ मेंटर. वैद आईसीएस आप सभी को वैद सर का नाम पता ही होगा. विजन आईएएस के अंदर मैंने कंटेंट हेड की तरह काम किया हुआ है 3-4 साल पहले.
Then I have also worked in Galaxy. Galaxy is a part of Vision itself. And apart from that, I have worked with Balian sir, I have worked with Alok Ranjan and so many big names. So it is quite a vast experience. Now, ये हम लोग टीम मेंबर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं. He is a retired executive magistrate. आप देख सकते हैं संतोष पांडे, इनका भी आप एजुकेशन प्रोफाइल देख सकते हैं. फाइन. ये डॉक्टर निशा अनेजा है, इसका भी इनका भी प्रोफाइल आप देख सकते हैं. ठीक है, काफी वास्ट एक्सपीरियंस है इनका भी. एंड इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले एनके वैद सर, वैद ICS से, शशिधर ठाकुर सर एंड अभिषेक मधुकर जी. ये सारे जो है हमारे टीम मेंबर्स हैं, सचिन शर्मा जी एंड कपिल भारद्वाज जी. ठीक है, तो गाइस अब हम लोग मेन कंटेंट पे मूव कर रहे हैं और मेन कंटेंट पे हम लोग बात शुरू करते हैं अपने. बिल्कुल एक स्ट्रीमलाइन हो गया एकदम तरीके से. हम एक एक करके एक सेक्शन को पिकअप करेंगे और उस सेक्शन को हम क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. धीरे धीरे करके हम इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको IAS का पेपर देना है तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए. एलिजिबिलिटी कैन बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस. तो हम बात करेंगे सबसे पहले एज लिमिट की. तो एज लिमिट जो हमारे पास होनी चाहिए, हम कम से कम 21 साल की एज हमारी होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 साल की उम्र होनी चाहिए इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी. ठीक है, जैसे कि मैंने अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि एज रिलैक्सेशन क्या होता है एज पर द कैटेगरी डिस्कस्ड अहेड. हम बात करेंगे अगली स्लाइड में, हम लोग बात करेंगे कि किस एज ग्रुप को और किस कैटेगरी में क्या चीज अलाउ करी गई है. देन आफ्टर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी. बच्चों का बहुत कॉमन सवाल रहता है कि सर हमारी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए अगर हम IAS बनना चाहते हैं. तो या आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए. और याद रहिए जो ग्रेजुएशन होगा आपका, ये ग्रेजुएशन आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए. परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं. बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर परसेंट कितनी है, मेरी 33% है, मेरी 34% है, आई हैव सिक्योर्ड 45%, कैन आई बी एबल टू गिव दिस एग्जाम. यस यू कैन. आप बस ग्रेजुएशन आपका क्लियर होना चाहिए और आप पेपर दे सकते हैं. नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, नेचुरल से बात है इंडियन. आगे बात करते हैं हम लोग. अब कैटेगरी के हिसाब से हम देखते हैं कि किस कैटेगरी में किस कैंडिडेट को कितना रिलैक्सेशन मिला हुआ है. जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि जनरल कैटेगरी में 32 साल की उम्र तक आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं. ठीक है, फिर OBC कैटेगरी में आप 35 साल की उम्र तक 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं. अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 37 की एज तक अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को दे सकते हैं. वहीं अगर आप डिफेंस सर्विसेज पर्सन वाले हैं तो आपको 35 साल तक 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं. और अगर आप EWS से आते हैं तो 35 साल तक 9 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, EWS लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है. सो अब देखते हैं कि किस तरह की जॉब्स ऑफर करता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. बेसिकली वैसे तो यूपीएससी कई तरह के एग्जाम कंडक्ट करता है, उनमें से एक एग्जाम आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है. CPF का एग्जाम कंडक्ट करता है, CDS का एग्जाम कंडक्ट करता है, NDA का करता है, EPFO का करता है, IES का करता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का करता है. ये सारे एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट करता है. ठीक है, तो बेसिकली अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें, जब मैं CSE यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, इसका मतलब है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. आप लोग ध्यान दीजिएगा. ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ जॉब्स टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. 3 तरह की सर्विसेज होती हैं. इसमें से क्या होते हैं, 3 कैटेगरीज क्या क्या है. ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ग्रुप A सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज को बोलते हैं, और दूसरा है ग्रुप B सर्विस जिसे स्टेट सर्विस बोलते हैं. ठीक है, आइए इन सर्विसेज को देखते हैं कौन कौन सर्विस है, कैसे कैसे इनमें आपको एंट्री मिल सकती है. तो अगर हम बात करें ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की, तो हमारे पास अब सिर्फ 3 तरह की ऑल इंडिया सर्विस होती है. वी कॉल इट एज IAS, जिसको हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं, या फिर हम हिंदी में इसको भारतीय प्रशासनिक सेवाएं कह सकते हैं. फिर है हमारे पास इंडियन फॉरेन सर्विसेज, विदेश सेवाएं, भारतीय विदेश सेवाएं से बोल सकते हैं, इसको हम IFS बोलते हैं. और तीसरा है इंडियन पुलिस सर्विस, IPS, जिसको हम भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं. अगर हम ग्रुप A की सर्विस की बात करें यूपीएससी के अंदर, तो कौन कौन सर्विसेज इसके अंदर अलाउड होती हैं. इसके अंदर देखिए इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट्स फाइनेंस सर्विसेज हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस है, और तमाम तरह की 16 कैटेगरीज की अलग सर्विसेज हैं जिसके थ्रू आप यूपीएससी में आपको नौकरी मिलती है. जो ऑल इंडिया सर्विस है उसके लिए रैंक बहुत अच्छी चाहिए. उससे कम रैंक आती है तो आपको ये सर्विसेज मिलेंगी, और उससे कम रैंक अगर आपकी आती है तो आपको जो है ग्रुप बी सर्विसेज मिलेंगी. हालांकि तीनों ही सर्विस जो है गेस्टेड पोस्ट पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. तो और सबका चार्म एक जैसा है, प्रेस्टीज एक जैसा है. पावर्स में भी पावर्स और जो वर्क एरियाज हैं उसके अंदर काफी चेंजेस होते हैं, बट एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम, प्रेस्टीज विल रिमेन सेम. फाइन. जो लिस्ट ऑफ ग्रुप बी सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज हैं. मैं देख पा रहा हूँ कि काफी बच्चे हमसे चैट पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए. एक बार प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद में हर एक जो
आप लोगों ने डाउट पूछा है मेरे से और हर एक डाउट को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, तो कीप आस्किंग, डोंट वरी, ठीक है। अभी ये मत सोचिए कि सर आपका आंसर नहीं दे रहे, सर आपको डेफिनेटली आंसर देंगे, बिना आंसर दिए सर आज यहाँ से हिलेंगे नहीं, ठीक है। फिर दिल्ली एंड अंडमान निकोबार सर्विसेज, ये हमारी जितनी सर्विसेज हैं ये सारी हमारी ग्रुप बी सर्विसेज होती हैं। अब हम आते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पे। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन हालांकि सभी को पता होगा, पर आज आप कोशिश कीजिए एक मेंटर की नजर से देखने से कि तीनों तीनों जो स्टेजेस हैं जो हमारे आईएएस के एग्जाम में, तीनों की जो स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, या जिसे हम पर्सनल टेस्ट बोलते हैं, इन तीनों को जरा एक डिफरेंट व्यू से देखने की कोशिश करेंगे आगे चल के। तो चलिए शुरुआत करते हैं पैटर्न की। जो पैटर्न होता है हमारा, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, जो पेपर होता है, उसमें प्रीलिम्स स्टेज होती है, मेंस एक स्टेज होती है और तीसरी स्टेज होती है पर्सनल टेस्ट की, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेज है। सबसे पहले देख लेते हैं कि यूपीएससी एग्जाम का जो टाइमलाइन रहता है वो क्या रहता है, ठीक है। तो फरवरी मार्च के बीच में हमारा नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन मतलब कि यूपीएससी ये नोटिफाई कर देती है कि हम लोगों ने वैकेंसी निकाल दी है। तो जनरली जो प्रोसीजर है, ये प्रोसेस जो है, ये अप्रोक्सीमेटली फरवरी मार्च के बीच में कंडक्ट कर दिया जाता है। 1 महीने का टाइम मिलता है फॉर्म भरने के लिए, आपको फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, ठीक है। जो फॉर्म भरने के बाद जिन जिन बच्चों का फॉर्म सही होता है, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है, उनका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जून से अगस्त के बीच में होता है। जून से अगस्त का मतलब मैंने दो टाइमलाइन इसलिए लगा रखी है कि 3 साल पहले तक पेपर जो है अगस्त में होता था। मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं अभी जो एग्जाम जो है वो 31 मई को था, बट वो पोस्टपोन हो गया है। दैट अब वो जो है, कहा यह जा रहा है कि सेकंड वीक ऑफ जुलाई में कंडक्ट किया जाएगा। मतलब ये है कि कोविड-19 की वजह से इसको एग्जाम को जो है पोस्टपोन किया गया है। और मेरे इतने लंबे करियर के अंदर पहली बार देख रहा हूँ कि कभी यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। तो ये चीज आप समझ के चलिए, यूपीएससी हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपने शेड्यूल के साथ हमेशा स्टिक करे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम पे पेपर होगा, टाइम पे रिजल्ट आएगा, आपके पास सब कुछ करने का, प्लानिंग करने का प्रॉपर आपके पास पूरा एक टाइम डिवीजन होगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, यूपीएससी का बहुत अच्छा फीचर है कि यूपीएससी हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपने टाइमलाइन से स्टिक करें। जब आपका अगस्त या जून में आपका जो प्रीलिम्स होगा, उसके करीब 1.5 महीने बाद या 80 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप जो जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनको मेंस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मेंस एग्जामिनेशन सितंबर और दिसंबर के बीच में होता है। अगेन मैंने 2 लिस्ट डाली है। एक जो मैंने डाली है वो प्रीवियस, मतलब जो 3 साल पहले जो एग्जाम होता था उसका टाइम डाला है, और एक जो आजकल हो रहा है उसका टाइम डाला है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होगा फरवरी अप्रैल के बीच में हो जाएगा, और फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आपका अप्रैल से जून के बीच में आएगा, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं, जिसको हम प्रीलिम्स जीएस और सीसैट बोलते हैं। तो पहले हम जीएस का पेपर डिस्कस करते हैं। जीएस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। जीएस के अंदर हमारे जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो करीब 6 से 7 सब्जेक्ट वेरी करते हैं। आप उसको अलग अलग तरीके से काउंट कर सकते हैं। कोई बच्चे ज्योग्राफी एनवायरमेंट को एक काउंट करते हैं, कई बच्चे हिस्ट्री को अलग अलग काउंट करते हैं। तो बेसिकली मेरे हिसाब से एज अ मेंटोर्स व्यू और एज अ टीचर्स व्यू, मेरे हिसाब से जो जो एग्जाम्स, जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो वेरी करेंगे आपके 6 से 7 के बीच में। तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट्स आते हैं देखते हैं। इसमें एनवायरमेंटल साइंसेस, हमें पर्यावरण पढ़ना पड़ता है। ज्योग्राफी जिसे भूगोल कहते हैं। हिस्ट्री जिसे हम इतिहास कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ता है जिसे हम संविधान कहते हैं। साइंस एंड टेक, नेचुरल से बात है, साइंस एंड टेक जिसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इन सारे सब्जेक्ट के साथ हमें एक उस पर्टिकुलर ईयर का पूरा करंट अफेयर्स भी करना पड़ता है। करंट अफेयर्स मतलब जो आजकल की न्यूज चल रही है और उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। इस एग्जाम के अंदर जीएस के पेपर में जो है 2 मार्क्स के जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टोटल जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। तो एक टेंटेटिव, एक कट ऑफ लिस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। और पहले उस डेटा से बात करने से पहले हम लोग एक बात करते हैं कि फिल्म्स के एग्जामिनेशन में पेपर 1 में जनरल स्टडीज में आता क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस देख लीजिए, जैसे कि मैं पीछे आपको वैसे भी दिखा चुका हूँ कौन कौन सब्जेक्ट रफली आते हैं। अब उसके अंदर की बात करते हैं, किसमें क्या पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करंट अफेयर्स आ गए, इंटरनेशनल भी आ रहे हैं और नेशनल भी आ रहे हैं। फिर आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 चीजें बात बोली गई है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास, एंड भारत एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया भारत का जो नेशनल मूवमेंट होता है उसके बारे में बात करी गई है। हालांकि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ही पार्ट है, मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। बट यहाँ पे अलग से क्यों लिखा गया है, क्योंकि जब आप पुराने पेपर उठा के देखोगे, पुराने 5 साल के पेपर उठा के देखोगे, या 10 साल के, 15 साल उठा के देखोगे, तो आपको ये चीज क्लियर कट समझ में आ जाएगी। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट पे हिस्ट्री के अंदर जो है ज्यादा फोकस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। फाइन। अगला जो है वो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके अंदर फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे।
जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से आपको एक टिक करना पड़ता है। और अगर आप गलत आंसर टिक करते हैं तो आपके -1/3 मार्क्स कट जाते हैं। माइनस नेगेटिव मार्किंग इज देयर। ठीक है, तो तीसरा सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम पूछा जाता है, मतलब पंचायती राज, पब्लिक इश्यूज, राइट इश्यूज, ये सारे जो है ब्रॉड एरिया डिफाइन करे गए हैं विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देन आफ्टर वी हैव इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, इंक्लूजन है, डेमोग्राफिक है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव है, ये सब चीजें रहेंगी। और जो आखिरी हमारा एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी है, जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इस तरह की बातें करी जाती हैं। एंड फाइनली जनरल साइंस। ठीक है, ये सिलेबस रहेगा। अब आप देखिए ये डेटा, इस डेटा पे आप लोग बहुत फोकस कीजिए, बिकॉज ये डेटा जनरली आपको मिलेगा नहीं। ये डेटा जो है हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से इसको निकाला है, फेच किया है, काफी मेहनत लगी हम लोगों को इस डेटा को निकालने में। तो ये डेटा मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ये बेसिकली कट ऑफ का ट्रेंड है। ठीक है, 2013 में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 241 थी। 2014 में ये कट ऑफ 205 थी। बट आप देखेंगे 2015 में ये कट ऑफ एकदम 107 हो गई। ये कैसे हुआ? चमत्कार कैसे हो गया? चमत्कार ऐसे हुआ कि 2015 ऑनवर्ड जो है सीसैट के जो मार्क्स है, जो दूसरा पेपर जो होता है प्रीलिम्स के अंदर सीसैट जिसे बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके जो नंबर है वो जोड़ने बंद कर दिए यूपीएससी ने। यूपीएससी कहता है 2015 के बाद कि भैया हम सिर्फ जनरल स्टडीज के बेस पे आपका रिजल्ट निकालेंगे, और जो सीसैट का पेपर है उसे क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है। क्वालिफाइंग इन नेचर करने का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? क्वालिफाइंग इन नेचर करने का मतलब ये होता है कि उस पेपर में क्वालिफाइंग नीचे का मतलब होता है कि उस पेपर को आपको 33% मार्क्स से पास करना पड़ेगा बस। अगर उसमें आप 100% मार्क्स पे ले आते तब भी इट डजंट गोइंग टू मैटर। ठीक है, राजकुमार जी आपने हैंड रेस किया, जल्दी जल्दी मैं आपसे भी कनेक्ट करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, 2016 में कट ऑफ 116 थी, एंड 2017 में 105 थी, एंड 2018 में 98 थी। आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी हिसाब से ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, PH1, PH2 एंड PH3 की 3 कैटेगरीज और हैं। ठीक है, आप ये डेटा देख के टेंटेटिवली आप समझ सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स जो है, कितने करेक्ट क्वेश्चन आपको अपेयर करने हैं आपके फिल्म्स के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फिल्म्स के अंदर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, बोलते हैं सर हम 100 में से 100 क्वेश्चन लगा के आएंगे। तो मैं इस पर्टिकुलर चीज को कोई भी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं समझता, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग बच्चा बहुत बार फेल हो जाते हैं इसमें। और वैसे भी बच्चों को मैंने देखा है कि वो यूपीएससी को जब लेते हैं तो बहुत इमोशनल होकर बात करते हैं, इमोशनल होकर काम करने की कोशिश करते हैं। इमोशन, चलिए आपका इमोशनल क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकलिटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं। ठीक है, ये सी सेट का सिलेबस है, सी सेट का पैटर्न आप देख सकते हैं। सी सेट में बेसिकली 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। याद रखिएगा ये पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर है। जब मैं बोलूंगा क्वालिफाइंग इन नेचर, इसका एक ही मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको बस 33% मार्क्स लाने हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। कितने नंबर लाने हैं? 33% मार्क्स लाने हैं। क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर? मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स आएंगे, डिसीजन मेकिंग आएगी। मैथ्स आएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स आएंगे और डिसीजन मेकिंग आएगी। ठीक है, और इन सभी पे से जो है आप अगेन ये जो पेपर होगा ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में बेसिकली क्या होता है? ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन जो होता है ये सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है। और मेंस एग्जामिनेशन में देखो सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन, छोटी सी बात, एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपसे शेयर करता हूँ। करीब 9 से 10 लाख बच्चे हर साल इसका फॉर्म भरते हैं। 9 से 10 लाख, जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9 से 10 लाख बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं हर साल। उसमें से करीब 4.5 से 5.5 लाख बच्चे जो है पेपर देने पहुंचते हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम देने पहुंचते हैं। तो पहले ही आप समझो कि 4.5 लाख बच्चे कहाँ गए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी ना होते हुए पेपर फॉर्म भर दिया था। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जो है अपनी तैयारी पूरी नहीं थी, डर गए हैं, बीमार पड़ गए हैं, या किसी वजह से पेपर नहीं दे पा रहे हैं, वो बच्चे हैं। ठीक है, जिन्होंने अपना फॉर्म भर दिया था और अब जो है वो पेपर नहीं दे रहे हैं। जो 4.5 लाख बच्चे या 5 लाख बच्चे जो पेपर दे रहे हैं प्रीलिम्स का, उसमें से करीब 18 भी ज्यादा कह रहा हूँ, 16 से 18 हजार बच्चे सिलेक्ट होते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो एक बात समझिए, अगर आपका प्रीलिम्स का पेपर क्रैक हो जाता है, अगर आपका प्रीलिम्स का पेपर क्रैक हो जाता है,
तो 16,000 लोगों के बीच में आपको कम्पीट करना है। और इंडिया जैसा देश जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है, वहां पे 130 करोड़ से ऊपर जनता में सिर्फ 16,000 के बीच में कंपटीशन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस स्टेज पे आते ही जो है आपका जो पेपर है सबसे लीस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाता है, सबसे लीस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाता है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर आप एसएससी का पेपर देखें या कोई भी स्टेट का पेपर देखें तो वहां पे कंपटीशन में जो लोग बैठते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन, जिसकी जैसे कि मैं बात बताऊंगा, मेंस एग्जामिनेशन इज द सोल ऑफ, आत्मा होती है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट होता है, आपकी जो मेरिट होती है, वो सिर्फ आपके मेंस एग्जामिनेशन में डिपेंड करती है। ठीक है, तो मेंस एग्जामिनेशन में बेसिकली आपसे 9 पेपर पूछे जाते हैं और ये सारे पेपर जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होते हैं। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर का मतलब होता है कि आपको इसमें आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से पेपर हैं। देखो, आपको 2 पेपर जो है कंपलसरी करने पड़ेंगे। एक तो आपको कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज उठानी पड़ेगी जो कि 300 मार्क्स की होगी। दूसरा पेपर बी होता है, उसमें इंग्लिश कंपलसरी होती है, ये भी 300 मार्क्स का होगा। अब ये दोनों जो पेपर हैं ये क्वालिफाइंग नेचर है, इनके जो भी मार्क्स होंगे आपकी फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। हाँ, पर अगर इन पेपर में अगर आप फेल होते हैं तो यूपीएससी आपके बाकी पेपर चेक नहीं करेगा। अगर आप इन पेपरों में फेल होते हैं तो यूपीएससी आपके पेपर दोबारा आपके पेपर चेक नहीं करेगा। ठीक है, फिर आता है जीएस पेपर 1। अब जीएस पेपर 1 में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी आपसे? आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी, आपसे ज्योग्राफी पूछी जाएगी, आपसे भारतीय समाज या इंडियन सोसाइटी पूछा जाएगा। ये पेपर जो होगा ये 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, अभी जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के हिसाब से 12.5 मार्क्स से 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग इस पेपर के अंदर। 12.5 मार्क्स से 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस बार। ठीक है, ये क्वालिफाइंग पेपर्स की बात मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब पेपर 2, जो जीएस का पेपर 2 होता है उसमें क्या क्या चीजें पूछते हैं आपसे? आपसे पूछेंगे पॉलिटी, आपसे पूछेंगे गवर्नेंस, आपसे पूछेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस। ये भी पेपर भी 250 मार्क्स का ही होता है। फिर आता है जीएस पेपर 3। इसमें क्या क्या चीज पूछेंगे आपसे? आपसे पूछेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको हम हिंदी में आपदा प्रबंधन भी कहते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा, एंड एनवायरमेंट को बोलते हैं पर्यावरण। ये पेपर भी 250 मार्क्स का है। फिर एक जो चौथा पेपर होता है इसको बोलते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, पेपर 4, और ये भी 250 मार्क्स का होता है। इन 4 पेपरों के साथ साथ जीएस के आपको एक एस्से लिखना पड़ता है, एक एस्से लिखना पड़ता है, और ये एस्से जो होता है ये एस्से भी होता है 250 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया? 1250। आगे चलते हैं। 1250 प्लस 500 मार्क्स का आपको एक ऑप्शनल पेपर चूज करना पड़ता है। ऑप्शनल पेपर क्या होता है? एक ऐसा सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है जो कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि इसके अंदर आपको बहुत डेप्थ पे जाके पढ़ना होता है, क्योंकि 500 नंबर का अकेला पेपर होता है ऑप्शनल पेपर। और जो ऑप्शनल पेपर भी होता है उसमें दो एग्जाम्स होते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। ये दोनों भी 250 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 1750 मार्क्स का जो पेपर है मेंस एग्जामिनेशन का, उसमें से 500 मार्क्स हो गए आपके ऑप्शनल के, 1250 मार्क्स हो गए आपके जीएस के। इवन जीएस में भी तो जीएस 1, 2, 3, 4 है, जीएस के 4 पेपर है, वो 1000 मार्क्स के हुए, और 250 मार्क्स का हो गया आपका एस्से राइटिंग का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन पेपर में आपके पास क्या क्या चॉइसेस रहती हैं। आप ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं अलॉन्ग विद 24 और सब्जेक्ट है जो अगली साइड पे, जिसको हम लिटरेचर बोलते हैं। तो आप एग्रीकल्चर से लेके जूलॉजी के बीच में कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी जब भी आप ऑप्शन चूज करें मेरे से एक बार बात करें पहले। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़े लेवल पे, ऑप्शन जो होता है बहुत बड़े लेवल पे आपकी जीत और हार को तय करता है। ऑप्शन एग्जामिनेशन की बड़ी जबरदस्त चीज होती है ये। ठीक है, अब देखते हैं कि लिटरेचर में क्या क्या चीज आप ले सकते हैं। कई तरह के लिटरेचर आपको ऑफर करता है यूपीएससी लेने के लिए। एसमिस हो गया, बंगाली लिटरेचर हो गया, बोडो हो गया, कन्नड़ हो गया, गुजराती हो गया, तमाम तरह के लिटरेचर आपको अलाउ करता है कि आप ये सारे जो है ले सकें। ठीक है, अब जब आप मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं, बेसिकली मैंने जैसे बताया था कि 5 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं प्रीलिम्स का, उसके बाद जो है करीब 18,000 मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। उसके बाद 18,000 में से करीब 3,000 बच्चों को मौका मिलता है कि वो इंटरव्यू के स्टेज पे पहुंचे। 3,000 बच्चों को। अब 3,000 बच्चों को क्या होता है, आपका आपका इंटरव्यू जो होता है 1:5 या 1:6 के रेशियो में होता है। बेसिकली आपको बोर्ड पे बैठना पड़ता है। आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यू आपका दिल्ली में होता है, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड पे, यूपीएससी जहां पर है। वहां पे कई सारे बोर्ड बनाए जाते हैं, और अलग अलग बोर्ड जो है आपसे इंटरव्यू लेते हैं। आपके सामने कई सारे अधिकारी बैठे होते हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। करीब 4 से 5 लोग बैठे होते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सुझाव,
आज से अपने आप को सच सच बोलने की प्रैक्टिस कराओ, ठीक है, और जितने ईमानदारी से बात कर सकते हो उतनी ईमानदारी से करो, क्योंकि वहां पे अगर जाके आपने झूठ बोला या ब्लफ किया तो वो लोग पकड़ लेंगे, क्योंकि वो लोग कौन है, वो लोग वो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो कि हमारे देश को 30-35 साल सर्व कर चुके हैं, उन्होंने जिंदगी और दुनिया की चोरी पकड़ी, और आपको क्या लगता है कि आप साल 2 साल में इतने स्मार्ट बन जाएंगे कि आप उनको जाके घुमा पाएंगे? नहीं घुमा पाएंगे। तो मेरी बात समझिए, यूपीएससी का क्वालिफाई करना, यूपीएससी किसी भी साम दाम दंड भेद से नहीं होता, यूपीएससी सिर्फ ईमानदारी से क्लियर होगा। ईमानदारी वो जो आप अपने लिए परफॉर्म करेंगे, वही ईमानदारी आपके आंसर में नजर आनी चाहिए, वही ईमानदारी आपके इंटरव्यू में नजर आनी चाहिए, और पेपर क्रैक हो जाएगा। और अगर मेरे इस फॉर्मूला के बाद पेपर क्रैक नहीं होता तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। दैट्स माय चैलेंज, ईमानदारी, ऑनेस्टी विद हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट वर्क। बस ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप लोगों को पेपर क्वालिफाई करने के लिए। और एक बार जब पेपर क्वालिफाई हो जाता है तब आप लोग कहाँ पहुंचते हैं, आप लोग उस जगह पहुंचते हैं जिसको भारत की सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब कहते हैं, भारत को सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब कहते हैं, ठीक है। आप लोगों के लगातार क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ चैट में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को एक एक करके एड्रेस करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, जो इंटरव्यू जो होता है वो 275 मार्क्स का होता है, 275 मार्क्स का होता है। तो अगर हम टोटलिटी में देखें तो टोटल हमारा एग्जाम हो गया 2025 मार्क्स का। और मैं एक बात को रिपीट करूंगा जो बोलने जा रहा हूँ, 2025 में से अगर आप 1000 मार्क्स ले आते हैं, 1000 मार्क्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो उसके रिस्पेक्टिव छोड़ दें, 1000 ±5% अगर आप ले आते हैं तो आप आईएएस बन जाएंगे, नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर आईएएस नहीं बनते हैं, 1000 मार्क्स से 1050 मार्क्स से लेकर 950 के बीच में आते हैं मार्क्स, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आपको ऑल इंडिया सर्विस मिलेगी मिलेगी। दैट्स माय चैलेंज, एंड मैंने इस पर रिसर्च किया हुआ है, ठीक है। मैंने पिछले 10 साल के बच्चों का रिकॉर्ड निकाला हुआ है, और मैंने ये चीज देखी है कि जो सक्सेस होती है यूपीएससी के अंदर, बस 50% में मिल जाती है। ये कैट का पेपर नहीं है। कैट के पेपर में क्या होता है, कैट के पेपर में आपको परसेंटाइल चाहिए होते हैं, आपको आईआईएम अहमदाबाद चाहिए, 99 परसेंटाइल चाहिए आपको, ठीक है। पर यहाँ पे आपको 50% नंबर चाहिए। परसेंटाइल और परसेंट में क्या डिफरेंस होता है मैं किसी और लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सो इतनी सारी हम लोगों ने स्लाइड्स पढ़ ली, हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, देखिए कई बार जो है बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर खाली प्रीलिम्स का पेपर क्रैक करा दीजिए। आप लोगों में से कितने बच्चे सोचते हैं कि पहले प्रीलिम्स क्रैक हो जाना चाहिए फिर मेंस को देख लेंगे? हाथ उठाइए, रेज योर हैंड। आपके पास एक रेज योर हैंड का ऑप्शन होगा, क्लिक कीजिए उसमें। 3 लोगों ने, चलिए ठीक है, 4 लोगों ने, 5 लोगों ने, शाबाश। मतलब 5 लोग, 5 से अच्छा 5 से बढ़ रहे हैं फिर कम हो रहे हैं, अच्छा आपका डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। 8 स्टूडेंट्स, क्या बात है। तो आप लोगों में से ये लोग बोलते हैं, आप 8 लोगों ने, जिन लोगों ने हाथ उठाया है, आप लोग ये ध्यान से सुनिए, इनफैक्ट सारे बच्चे ये बात बहुत ध्यान से सुनेंगे जो मैं कह रहा हूं आपसे। खाली प्रीलिम्स क्रैक करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स क्रैक करने से आप आईएएस नहीं बन जाते हैं। अब सोचिए, मैं आपको पूरा सर्कल बताता हूँ प्रीलिम्स क्रैक करने की जो साइकिल में आप फंस जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है। सपोज करिए आपने 2019 के सितंबर में पढ़ाई शुरू करी, या 2019 के अगस्त में पढ़ाई शुरू करी, और आपने बोला कि भैया अगले साल का प्रीलिम्स क्रैक करना है और अगले साल पेपर आईएएस बन जाना है। तो आपने क्या किया, 2-3 महीने मेंस की पढ़ाई करी, उसके बाद अब दिसंबर से लग गए जनवरी तक, मई तक लग गए सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर। 7 महीने में आपने 7 सब्जेक्ट तैयार करे और प्रीलिम्स का पेपर दे के आए। चलिए भगवान की दया से वो क्रैक भी हो गया, बट जो बाकी 3 महीने बचे हैं उसमें बाकी 16 सब्जेक्ट कैसे कवर करोगे बंधु? उसमें आपको खाली पढ़ना नहीं है, खाली एमसीक्यू टिक नहीं करना, आपको लिखना है, और जो नहीं लिखेगा वो फेल होगा। यूपीएससी का एग्जाम खाली एमसीक्यू टिक करने से नहीं होता, कौन बड़े करोड़पति नहीं चलता यहाँ पे। इट इज नॉट कौन बड़े करोड़पति एट ऑल, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे आपकी आंसर राइटिंग की बड़ी वैल्यू है। और आंसर राइटिंग क्या होती है, नोबडी नोज, आई विल टेल यू व्हाट इज आंसर राइटिंग। तो जो भी बच्चे सोच के चल रहे हैं कि खाली प्रीलिम्स क्रैक हो जाए, देखो मैंने क्या लिखा है, getting 100% marks in prelims will not secure a job or a newspaper article। मतलब वो चीज नहीं मिलेगी जो आप ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी अपने पर्सनल सर्कल के अंदर, अपने पेरेंट्स में, अपनी फैमिली में, पीयर में आप लोगों की थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ जाए कि भाई बच्चे ने प्रीलिम्स क्रैक किया हुआ है, बट यार उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा।
जिस चीज के लिए आप पूरी दुनिया छोड़ के आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ छोड़ के, परिवार को छोड़ के, दोस्तों यारों को छोड़ के, अपनी नौकरियां छोड़ के, या नौकरियों के साथ कुछ लोग पारिवारिक भी होंगे इसके अंदर, कोई फैमिली लोग भी होंगे, इतने स्ट्रगल के बाद कोई अगर यूपीएससी प्रिपेयर करना चाहता है तो फेलियर के लिए तो कोई नहीं आएगा ना। कोई भी एग्जाम फेल होने के लिए नहीं दिया जाता मेरे दोस्त। पेपर हमेशा और जंग हमेशा जीतने के लिए लड़ी जाती है। तो जीता कैसे जाएगा? खाली फिल्म्स क्रैक करके जंग नहीं जीती जाती। एक बात सुनो मेरी, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल तैयारी नहीं करते, उनका फिल्म्स क्रैक हो जाता है। लोग उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बोलते हैं, मैं उसे किस्मत बोलता हूँ। प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ा करते थे क्लास 11-12 की मैथ में, अगर आप लोगों को याद हो, एनसीआर एनपीआर का फॉर्मूला होता था उसके अंदर। तो उसके बेस पे भी अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप एबीसीडी भी खेलेंगे, तो आपकी किस्मत अगर अच्छी हुई तो आप सही क्रैक कर देंगे, आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। बट वो जो कॉन्फिडेंस आएगा, दैट वुड बी अ फेक कॉन्फिडेंस। वो एक ओरिजिनल कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ओरिजिनल कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो याद रखो मेरे दोस्तों, जैसे कि मैं नीचे बता रहा हूँ, जो आत्मा है, जो सोल ऑफ द एग्जामिनेशन, वो क्या है? वो आपका स्टेज 2 एंड स्टेज 3 है। ये दिमाग में लेके मत चलो कि मैं 2020 का प्रीलिम्स क्रैक कर दूंगा तो मैं मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं होगा। वो बोलते ना, वो मिर्जा गालिब बोलते, दिल अरमान को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, बस वही वाली बात होगी। ठीक है? सो इट्स अ मेन इट्स मेंस एंड पसाइटस। बेसिकली क्या होता है जब हम मेंस एग्जामिनेशन को, मेंस एग्जामिनेशन में क्या है, मेंस एग्जामिनेशन से बच्चे क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं, मैं एक बात बता दूं। क्योंकि उसके अंदर लिखना पड़ता है। अब जब आप लिखते हैं तो कौन डिसाइड करेगा कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं? आपकी ग्रामर सही है या नहीं है? अब बोलोगे सर ग्रामर की क्या जरूरत है? ग्रामर की जरूरत क्यों नहीं है? अगर आपकी ग्रामर वीक है तो ग्रामर की जरूरत क्यों नहीं है उसके अंदर, बताओ। अगर आपको कोई सेंटेंस, लाइक लेट्स से कि कोविड-19 पे आपको एस्से लिखना है और आज ही आपसे पूछा गया है और आप उसे लिख रहे हो पास्ट टेंस में कि हुआ था कभी, आपका तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा ना। लिखने का मतलब क्या होता है? एक गाना आपको समझ कब आता है? जब आपकी राइमिंग ठीक हो। राइमिंग अगर गलत हो जाएगी, आप बोलोगे क्या गाना लिखा हुआ है। जब हम गाने में इतने जजमेंटल है तो ये तो आपका ये तो वो पेपर आप देने जा रहे हो जिसमें आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। इसमें आप गलती कैसे अफोर्ड कर सकते हो ग्रामर की? दूसरी चीज मैंने लिखी है इसके अंदर, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले मैंने ग्रामर के बारे में बात करी, फिर राइटिंग स्पीड के बारे में मैंने बात करता हूँ। राइटिंग स्पीड की जरूरत क्यों पड़ती है? भैया एक पेपर में 2500 से 3000 शब्द लिखने पड़ते हैं। और हमारी जो जनरेशन है, आप लोगों की जनरेशन है, हमारी जनरेशन तो खैर फिर भी ओल्ड स्कूल हो गई। आप लोगों की जनरेशन क्या करती है? आप लोगों की जनरेशन क्या है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ईमेल। इसकी वजह से क्या हुआ है? आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो खत्म हो गई है। राइटिंग स्पीड क्यों चाहिए? अगर 3000 शब्द नहीं लिख पाए 3 घंटे में, पेपर में क्वेश्चन छूटेंगे, नंबर कटेंगे, फेल। तो राइटिंग स्पीड करते हुए क्या दिमाग में चाहिए होगा? आपको दो तरह के स्टेमिना चाहिए होते हैं, दो तरह के स्टेमिना। एक चाहिए मेंटल स्टेमिना, एक चाहिए आपको फिजिकल स्टेमिना। मेंटल स्टेमिना इसलिए चाहिए क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट में 3 से 4 सब्जेक्ट पे स्विच करना है। अग्री कर रहे हैं मेरी बात से? जीएस 1 में 3 सब्जेक्ट, जीएस 2 में 4 सब्जेक्ट, जीएस 3 में 5 सब्जेक्ट। तो भैया जब स्विचिंग करते हो तो दिमाग में लैग आएगा नहीं आएगा? तो उसके लिए क्या चाहिए? यू नीड मेंटल स्टेमिना। और दूसरा फिजिकल स्टेमिना क्यों चाहिए? जब 3 घंटे लिखते हो ना, 2500 शब्द, जब मैंने ऑप्शन में मैंने जब मेंस लिखा था, ये चीज मेरी सूझ गई थी पूरी। आई एम लेफ्ट हैंडर, आई एम साउथ पॉ। ये चीज पूरी सूझ गई थी। जब 2 घंटे बाद जब एग्जाम हो ना, तो परफॉर्मेंस गिर गई थी। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको ये चीज बता रहा हूँ। तो हमें क्या चाहिए? स्टेमिना चाहिए। स्टेमिना कैसे डेवलप होता है? वर्कआउट करके, चीजों को प्रैक्टिस करके। हम लोग 6th-7th में एक दोहा पढ़ा करते थे हिंदी का, पता नहीं आप लोगों को याद हो कि नहीं हो। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। याद है? क्यों बोला जाता है ये चीज? आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगे। और याद रखिएगा, यूपीएससी में किसी का परफेक्ट आंसर नहीं होता। अगर यूपीएससी में परफेक्ट या मॉडल आंसर होता ना, तो पूरा 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 मुखर्जी नगर, पूरा राजेंद्र नगर जो है इस टाइम पे आईएएस बन गया होता। मॉडल आंसर नहीं होता। वो आपसे लिखित आंसर क्यों ले रहे हैं? क्यों एक और एमसीक्यू वाला पेपर क्यों नहीं करा देते हैं? उनका काम आसान हो जाएगा पेपर चेकिंग का, वो तो कंप्यूटर में डाल के आपका रिजल्ट निकाल देंगे। क्यों नहीं कराते? क्योंकि उन आंसरों के तहत वो आपकी मानसिकता या आपकी मेंटालिटी जानना चाहते हैं। आपकी मेंटालिटी जानना चाहते हैं। सपोज करिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई रिजर्वेशन पे क्वेश्चन आ गया, आप उस पर अग्रेसिव हो गए, तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं ना भैया। जाना मुनासिब है। क्यों? क्योंकि आपका इमोशन बोल रहा है नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर क्या आपने जिन 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 सेक्शंस को रिजर्वेशन मिला है, क्या कभी आपने उनकी हिस्ट्री देखने की कोशिश करी कि उनको पास्ट में उनके साथ क्या हुआ था? तो दिस इज द थिंग।
जब आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो सबसे ऊपर जो चीज आप रखेंगे, सबसे ऊपर वो रखेंगे भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपका खुद का जो समझ है वो चौथे लेवल पर आता है। जब हम लोग एथिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको एथिक्स में ये सब चीजें समझाऊंगा, ठीक है। अगला है हैंड राइटिंग। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि हैंड राइटिंग आपकी बेकार है या कुछ खास अच्छी नहीं है? हैंड हैंड हाथ उठाइए आपने। ओ भाई, 12 बंदों की, बहुत बढ़िया। अब अच्छी हैंड राइटिंग, अब 15 लोग, क्या बात है। अब अच्छी हैंड राइटिंग से क्या मतलब है कि आप शेक्सपियर की तरह लिखो एकदम टाइप तरीके से? शेक्सपियर की तरह लिखना है? नहीं बेटा जी, अच्छी हैंड राइटिंग का मतलब होता है लेजिबल हैंड राइटिंग। लेजिबल हैंड राइटिंग का मतलब है कि पहली बार में आपको आपकी हैंड राइटिंग पढ़ी जाए। मेरा एक स्टूडेंट है, वो डॉक्टर है। मैं किसी पे मैं वो नहीं कह रहा, मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा, पर वो डॉक्टर है। उसकी हैंड राइटिंग माशाल्लाह है। इतना अच्छा एक्सप्रेशन है उस बच्चे का, इतना स्ट्रॉन्ग होल्डर सब्जेक्ट पे उसका। बट उसका जो है इस बार मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ 2019 में। हमने आंसर को हमने रीचेक किया, हमने बोला तुमने क्या लिखा बताओ, हमने पूरा पेपर रीस्कैन किया, पूरा इंट्रोस्पेक्ट किया। अल्टीमेटली जो चीज निकल के आई वो आई तुम्हारी हैंड राइटिंग। तुमने जो आगे अक्षर बनाए हैं, अगर तुमने किसी कोडिंग में बना के भेज दिया तो तुम्हारा टीचर क्यों तुम्हारा पेपर डिकोड करेगा? बता दो ना यार, क्यों डिकोड करेगा? वो कौन जानता है कि वो सिद्धार्थ है, वो मयंक है, रमेश है, वो पारुल है, कौन है वो संजीव है, कौन है वो क्यों क्यों डिकोड करेगा? उसके पास और भी 14,000 कॉपियां पड़ी हैं। उसे क्या मिल रहा है? उसे एक भत्ता, एक उसे भत्ता मिल रहा है, उसे एक सैलरी मिल रही है और 2-3 कप चाय मिल रही है। तो आंसर राइटिंग का मतलब होता है, इंग्लिश में एक सेइंग बोली जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपका अच्छा होगा, अगर पेपर आपका क्लियरली लिखा होगा, साफ सुथरा तरीके से लिखा होगा, इसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि भैया आपका पेपर देख के आपका टीचर इंप्रेस हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपकी चीजें ऑर्गेनाइज होंगी, डायग्राम बने होंगे, सब चीजें बनी होंगी, तो आप कम स्पेस में ज्यादा एक्सप्रेस कर पाओगे। आपके लिए भी तो फायदा है इसके अंदर, ठीक है। अगला है कंटेंट न्यूट्रलिटी। कंटेंट न्यूट्रलिटी का मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, मैंने रिजर्वेशन वाली बात करी थी, दैट विल गो इनटू कंटेंट न्यूट्रलिटी। फिर आता है फॉलोइंग द डायरेक्टिव्स ऑफ यूपीएससी। अब इसके बारे में एक और सवाल आप लोगों से, आप में से हाउ मेनी ऑफ यू आर हैव डन इंजीनियरिंग? ओके, नहीं रेज योर हैंड, ऐसे नहीं, 12-13 लोग। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन सम प्रोफेशनल कोर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर कोर्सेज? आप सभी ने ग्रेजुएशन करी है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है क्या बोलता है, भैया 10वीं तक करो, 10वीं में बोर्ड होगा, बोर्ड में घड़ी मिलेगी आपको, पहली चीज, ठीक है। फिर 11th-12th आप करोगे, 12th में 10वीं के बाद आपको स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी, हिस्ट्री चूज करने हो, आप आर्ट्स चूज करो, कॉमर्स चूज करो, साइंस चूज करो। जनरली साइंस चूज कराई जाती है, आर्ट्स चूज करनी पड़ती है, ये दोनों के बीच में। और कॉमर्स वाले ये होते हैं जो खुद से चूज करते हैं, ठीक है। ये एक तरह की परसेप्शन है, मैं किसी भी फील्ड को बुरा नहीं कह रहा हूँ, एक तरह की परसेप्शन है। अब इंजीनियरिंग का या फिर आपकी ग्रेजुएशन का एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि ये पॉइंट मैंने बोला, फॉलोइंग द डायरेक्टिव्स ऑफ यूपीएससी, व्हाट डज इट मींस? फॉलोइंग द डायरेक्टिव्स ऑफ यूपीएससी, आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा गया कोविड-19, आपने बस सवाल देखा कोविड-19, और जो भी कोविड-19 के बारे में आपको पता सब आप लिखा है उसके अंदर। इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसमें मार्क्स कटेंगे आपके। आप देखिए कि कोविड-19 के बारे में क्या पूछ रहा है यूपीएससी। उसका डीएनए स्ट्रक्चर पूछ रहा है, उसका स्प्रेड पूछ रहा है, उसका इकोनॉमिकल रिपरकशन पूछ रहा है, उसके पीछे जो कंट्रोवर्सी वो पूछ रहा है, उसकी वजह से जो लोग मरे वो है, या उसको मैनेज करने का तरीका पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ने की पहले दिन आप डाल दीजिए, आगे डाल दीजिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उस पर टाइम लगाना है, उसके बाद उसे स्ट्रक्चर करना, तभी आप बेहतर कर पाएंगे, तो बेहतर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर अगला सवाल आता है, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर हमें सारे आंसर अटेम्प्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? तो मैं इस चीज को लेता हूँ, राइट मोर और राइट बेटर के बीच में डिफरेंस होता है। राइट मोर का मतलब होता है कि आप 20 के 20 सवाल लिख के आ रहे हैं, और राइट बेटर का मतलब हो रहा है कि आपने कोई 16 सवाल 15 सवाल चूज करे हैं, आप तो 20 सवाल, और उसको बहुत बेहतर तरीके से करके आ रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑल्सो, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरिंग है, ये लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। और जब हम लोग आंसर राइटिंग परफॉर्म कराते हैं बच्चों को अपने क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर, अपने ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर, तो ये सारी लिस्ट आपसे शेयर करी जाती है, और सारी लिस्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया जाता है, और आपके हर एक पैरामीटर पे हम लोग ध्यान दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, द स्टेट
ट्रेड्स के, अब ये जितने भी ट्रेड्स हैं, जितने भी ट्रेड्स बोलेंगे इसको, जिसको हम बोलेंगे फीचर, ये फीचर कोई साथ पैदा लेकर, कोई पैदा होता है तो साथ लेके पैदा नहीं होता है। ये सभी चीजें हमें जनरेट करनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग के पास जाते हैं नौकरी के लिए, तो आपको सर्टेन चीजें करनी पड़ती है। आप कभी भी नौकरी के लिए जाते हैं तो उसके हिसाब से तैयारी करके जाते हैं। तो ये भी एक तरह की तैयारी है जो हमें करनी पड़ती है। और सबसे मुश्किल काम दुनिया में होता है अपनी आदत चेंज करना। चेंजिंग और मोल्डिंग योर एटीट्यूड इज द बिगेस्ट 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 थिंग, जो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो जिंदगी में मिजरेबल रह जाते हैं। तो हमें दाहिनी स्थिति में, अगर हमें दाहिनी स्थिति से ऊपर उठना है, दाहिनी स्थिति से हमें आगे बढ़ना है, तो हमें बस एक काम करना है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में भी डिस्कस काफी कर लिया हम लोगों ने, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है, आवर मेन फोकस इज ऑन कैंडिडेट सक्सेस। बेसिकली हम लोग छोटा बैच साइज चलाते हैं, हम लोग 400 500 800 की क्लास नहीं चलाते किसी भी हाल में। हम लोग उतना ही, हमारी छोटी सी टीम है, बहुत इफेक्टिव टीम है, पर हमारे पास 5-7 लोगों की टीम है, और ये 5-7 लोग जो मिलकर सिर्फ एक नंबर ऑफ पीपल को ही सर्व करते हैं पर ईयर। ठीक है, मल्टीपल बैचेस के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग जो है कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं टिल द एंड ऑफ योर, मतलब जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तब तक आपको गाइडेंस मिलती रहेगी हमारी तरफ से। मेंस एंड पीटी का सेपरेशन हमारा अलग तरीके से, हम अलग अलग करके हम प्रिपेयर कराते हैं। हमारे यहाँ रिवीजन टेस्ट होते हैं वीकली असाइनमेंट के साथ, टाइम बाउंड तरीके पे हम लोग जो है सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, और हमारी जो टाइमिंग रहती है वो फ्लेक्सिबल रहती है। ठीक है, कुछ हमारे फीचर्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अभी हम लोग मेन पार्ट में एंटर करने वाले हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराई जाती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम लोग पहले दिन से टेकअप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज है जो 2 महीने में नहीं चेंज करी जा सकती है। पर्सनैलिटी इज एन इवोल्यूशनरी ट्रेट, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही ये चेंज होती है। आपको इसके लिए ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग हम करते हैं, हम लोग ऑलरेडी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। इस टाइम पे कोविड-19 ने हम लोगों को अपार्ट कर दिया है, तो टेक्नोलॉजी ने हमें यूनाइट किया हुआ है। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, लाइव क्लासेस है, ये क्लासेस हम लोग आज से नहीं 2017 से चला रहे हैं। ठीक है, हमारी जो फीस रहती है 50% ऑफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ मार्केट, मतलब जितने भी कोचिंग सेंटर अगर एक्स अमाउंट ले रहे हैं तो हमारा अमाउंट x/2 रहता है ऑन एन एवरेज बेसिस पे। ठीक है, ये हमारे नोट्स का ग्लिम्स है, ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे जब आप हमसे जुड़ेंगे। हमारे लगभग सारी पब्लिकेशन हमारी खुद की है, हमारी पब्लिकेशन कहीं से बोरोड नहीं है। खुद से हमारे कंटेंट डेवलपर्स हैं, हमारे जो स्पेशलाइज्ड टीम के मेंबर्स हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, उन लोगों के नोट्स हैं जिनको हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करके इस तरह से पेश किया आपको कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मेरे नोट्स देने का मतलब ये नहीं कि आपको किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। मैं अभी आपसे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आपको 2 या 3 किताबें या 4 किताबें आपको खरीदनी पड़ेंगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे नोट्स पढ़ लो आईएएस बन जाओगे, तो वो झूठ बोलेगा। हमें 4 या 5 किताबें खरीदनी पड़ती हैं, उसके बिना काम नहीं चल सकता है। ठीक है, ये हमारा करंट अफेयर्स है। इस तरह की करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको क्वार्टरली मिलती है हमारे साथ। हमारे वीडियो कोर्सेज भी हैं, जिसके बारे में आगे चल के हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस टाइम पे प्रोबेबली कोई भी मेहनत नहीं कर रहा, मैं पूरे अपनी पूरी प्रेस्टीज के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस वाली चीज कह सकता हूँ, ये है हमारा एस्से राइटिंग एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम का ग्लिम्स। ये धर्मेंद्र पंत हमारा स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट हमारा आईआईटी बनारस से पढ़ा हुआ है, गाजियाबाद में रहता है, और ये उसका आंसर है, उसको हमने किस तरह चेक किया आप ये देख लीजिए। ठीक है, और इसके ऐसे करीब हमने 100 आंसर और चेक किए हुए हैं। अब ये बहुत बेहतर सिचुएशन पे है, बिलीव कीजिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं A4 शीट पे पढ़ा लिखा हुआ है इसने, दोनों साइड मार्जिन दे रखा है इसने, पूरा यूपीएससी पैटर्न पे काम चल रहा है, देख रहे हैं आप। और जहां जहां पे रिमार्क्स टीचर के होने चाहिए, जहां पे गुड है, जहां गॉड देखिए, छोटे से छोटी चीजों को हम लोगों ने हाईलाइट कर रखा है इसके अंदर। अब एक और सैंपल देखिए, ये देखिए मनीष गौतम जी हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं। ये एक बहुत बड़े सरकारी बैंक में मैनेजर की पोजीशन होल्ड करते हैं, और इनकी राइटिंग का पहला पेज देखिए आप। ये और ये दोनों अलग अलग हैं। ये यूथनेशिया पर है, ये अलग अलग है। मैंने कंपैरेटिव स्टडी के लिए मैंने 2 ऐसे लगा रखे हैं यहाँ पे। जो पहला पेज है ये अलग ऐसे है, ये अलग ऐसे है। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इन्होंने भी करीब करीब 150 ऐसे लिखे हैं, 150 आंसर ऐसे लिखे हैं, उसके बाद जाके इस पोजीशन में पहुंचे हैं। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनली मानना है कि अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो आपको कोई आपको पछाड़ नहीं सकता यूपीएससी के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चल सकते हैं, मूव करें। हमारे यहाँ पर्सनल डेवलपमेंट टेकअप किया जाता है फ्रॉम डे 1। हम लोग ऑनलाइन मोड पे भी ऑफलाइन मोड पे भी जो है पर्सनल डेवलपमेंट टेकअप करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको टाई बांधना सिखाऊंगा और इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। नो, दैट्स नॉट माय जॉब एट ऑल। मेरा जॉब है आपको वो माइंडसेट प्रोवाइड करना जिसके थ्रू आप यूपीएससी का इंटरव्यू क्रैक कर जाएं।
और जब आपका माइंडसेट ठीक होगा तो वही माइंडसेट आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होगा, तो आपके आंसर में भी नंबर बढ़ेंगे बढ़ेंगे फॉर श्योर। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, फॉर श्योर आपके मार्क्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो हमारे को एक बहुत हेल्दी माइंडसेट की जरूरत होती है, एक ऐसी मानसिकता की जरूरत होती है जो कि देश को आगे बढ़ा सके, और बहुत सब चीजें होती है इसके अंदर, और ये एक दिन का काम नहीं है। इसको करने में कई कई साल भी लग जाते हैं, पर हम लोग अपने टीचर्स के साथ, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारी टीम में साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपको काउंसलिंग करेंगे, आपको समझाएंगे, और बहुत तरीके से इसको ये प्रोग्राम चलाया जाता है। ये भी हमारे कोर्स का इंटीग्रेटेड पार्ट है। अब हम लोग जो है बच्चों से प्रेजेंटेशंस भी लेते हैं। प्रेजेंटेशन आजकल हम ऑनलाइन ले रहे हैं, पर पहले हम ऑफलाइन लेते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंटेशन क्यों लेनी चाहिए हम लोगों को? हम प्रेजेंटेशन क्यों लेते हैं? ताकि आप सभी को जो है बोलने का तरीका आ जाए। आप अकेले में अपने दोस्तों के बीच बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, बट जब 20 आदमी के आगे कैमरा लगा होगा, बात करोगे ना, तो हाथ पैर कांप जाते हैं। जब आप आम आम 20 आदमी को आगे नहीं बोल सकते, तो उन 5 आईएएस अधिकारियों का सामने बैठ के कैसे बोलोगे जो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे? तो बेसिकली इट्स अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज जो हम लोग डे टू डे बेसिस पे करते हैं। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसके अंदर हमारे स्पेशलाइज इंग्लिश के एक्सपर्ट भी बैठे होते हैं, पर्सनालिटी एक्सपर्ट बैठे होते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को रेक्टिफाई करते चलते हैं। अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम बाहर जाकर लोगे, तो आपसे 25 से 30 हजार रुपए चार्ज कर लिया जाएगा, बट ये भी हमारे प्रोग्राम का इंटीग्रेटेड पार्ट है। करेक्ट। मूविंग अहेड, ये आप देख सकते हैं ग्लिम्स ऑफ पर्सनालिटी। हमारे सारे बच्चे जो है पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हमारी एकेडमी में, आप देख सकते हैं। ये हमारी क्लासरूम प्रोग्राम के कुछ ग्लिम्स हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं। आप लोग देख सकते हैं कि वी डोंट एंटरटेन मोर देन 25 स्टूडेंट पर बैच। 25 बच्चों से ऊपर मैं अपनी क्लास में बच्चों को अलाउ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यूपीएससी में अगर बच्चा अपने टीचर से बात नहीं करेगा तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है, और हमारे मल्टीपल बैचेस चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 100 बच्चों की क्लासरूम में 500 बच्चों की क्लासरूम नहीं चला सकता, मैं बिल्कुल चला सकता हूँ। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। आई नो द टेक्नोलॉजी, आई नो एवरीथिंग, बट आई डोंट वांट टू। क्योंकि जब तक यूपीएससी क्लास में 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक यूपीएससी का आपका जो है आंसर राइटिंग बेहतर नहीं हो सकता, आपका एसे राइटिंग बेहतर नहीं हो सकता। तो पर्सनलाइज मेंटरशिप इज माय टीआरपी, इज माय एकेडमीज टीआरपी। फाइन, इट इज ऑल अबाउट, इट्स ऑल जस्ट फॉर यू। मेरा बस एक ही फोकस रहता है कि मेरे बच्चे रिजल्ट निकालें। काफियों ने पीछे निकाल लिए हैं, आप में से भी कई बहुत जल्दी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं क्लासरूम प्रोग्राम का सिनेरियो। ठीक है, अलग अलग फैकल्टीज हैं जो पढ़ा रही हैं। ये पूरा, ये देखिए, ये जीडी चल रहा है। अब बताइए ग्रुप डिस्कशन क्यों कराते हैं भैया? मैडम गोस्वामी लगता हूँ क्या? नहीं लगता ना। तो मैं जीडी क्यों करा रहा हूँ? हम लोग जीडी इसलिए कराते हैं क्योंकि जब आप जीडी करते हैं ना, तो बेसिकली आपके अंदर की पहली बात, सबसे पहला प्रॉफिट क्या होता है? क्रॉस क्रॉस आपके जो आइडियाज है वो क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे। और हमारे जीडीज में पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि इसमें लड़ाई नहीं होगी, उसके अंदर बहस नहीं होगी, पूरा एक गाइडलाइंस पहले दे दिया जाता है। और जीडी हम लोग ऑनलाइन भी कराते हैं, बहुत मजा आता है उसके अंदर। बच्चे अपने अपने आइडियाज लेके आते हैं, उनको टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक प्रिपेयर करके बच्चे आके बात करते हैं। और जब आप इस तरह से बात करते हैं ना, किसी भी न्यूज चैनल का जीडी नहीं है भाई, है पहले बता रहा हूँ। किसी भी प्राइवेट न्यूज चैनल का जीडी नहीं है, डिस्क्लेमर है उसके आगे। ठीक है, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ये जीडी ऐसा है जिसके ऊपर सिर्फ हम उन पैरामीटर से बात करते हैं जो कि हमारे लिए जरूरी है, हमारी कंट्री के लिए जरूरी है, और हमें सिविल सर्वेंट बनाने के लिए जरूरी है। बेसिकली इट विल ब्रॉडन अप योर होराइजन ऑफ योर माइंडसेट। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी रिगरस प्रैक्टिसेस इसके अंदर चल रही हैं। ठीक है, अब जो हमारे बैच है ऑनलाइन और ऑफलाइन, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऑफलाइन बैच में जो मिलता है वो हमें ऑनलाइन बैच में कभी नहीं मिल पाता। तो ये भी मिथ था, इसके ऊपर हम लोगों ने वर्कआउट किया और सारी कमी हम लोगों ने खत्म कर दी। रेगुलर क्लासेस आपकी ऑफलाइन में भी हैं, आपकी ऑनलाइन में भी हैं। रेगुलर टेस्ट आपके ऑफलाइन में भी हैं, आपके ऑनलाइन में भी हैं। कंप्लीट नोट्स जो कि मैं दिखा चुका हूँ वो ऑफलाइन में भी हैं, ऑनलाइन में हैं। अपडेटेड करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो हमारे करंट अफेयर्स कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूं। हम लोग द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, और एक हिंदी पेपर राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का, इन सभी से मिला के आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। करंट अफेयर्स हर महीने प्रोवाइड नहीं करे जाते, करंट अफेयर्स क्वार्टरली प्रोवाइड करे जाते हैं, ताकि आपका जो पेस है, आपका जो मोमेंटम है पढ़ाई का, वो बार बार स्टक ना हो। क्योंकि जब करंट अफेयर्स की फाइल साइड में पढ़ी होती है, आप कुछ और पढ़ रहे हो, तो दिमाग वहां की तरफ डिस्ट्रैक्ट करता है। तो वी हैव टू मैनेज आवर टाइम एज वेल। टाइम की स्लॉटिंग करनी पड़ेगी, टाइम की शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, और उसे हमें जो है इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, अगला है जीडी, मैंने बता दिया है ऑनलाइन हम कराते हैं। प्रेजेंटेशन, ये भी हम ऑनलाइन कराते हैं, इसकी भी वीडियो हम बहुत जल्दी अपने उस पर अपलोड कर देंगे, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
1-to-1 mentorship, yes, this is the most important thing which my academy, इसके पास हमारे academy पास जो है 1-to-1 mentorship। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए फोन पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे या फिर जूम पे अवेलेबल रहेंगे। द बिगेस्ट थिंग, अगर आपको दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे आपके सामने रहेंगे और आपकी दिक्कत रिजॉल्व करी जाएगी। आपको आंसर राइटिंग को जो है पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोवाइड करी जाएगी। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती मतलब क्या, अगर कोई बच्चा बायो बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसे इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत होगी, और कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से आ रहा है तो उसे बायो पढ़ने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप में क्या होता है ना, जनरली क्या होता है, मैंने एक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने बच्चे को बोला चलो अब बायोलॉजी पढ़ेंगे, आधे बच्चे क्लास से भाग जाते हैं। क्यों? उनको डर है, सर बायोलॉजी, बट मेरे हिसाब से बायोलॉजी से खूबसूरत कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, प्रोवाइडेड आप उसे प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। अगर आपको पहले से अपने दिमाग में डर बिठा दे कि भाई बायोलॉजी बहुत टफ है, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम छोड़ दो, पहले से बच्चों को बैठा होता है। पर बायोलॉजी में एक्चुअली क्या है, बायोलॉजी में सिर्फ एक चीज होती है, वो टर्मिनोलॉजी मुश्किल होती है, और एक बार टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी फिर बायो में जो नंबर आते हैं शायद वो आपको सोशल स्टडीज में वो नंबर ना आए, वो आपको इंजीनियरिंग में नंबर ना आए। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंटली आंसर राइटिंग एंड एस्से राइटिंग। मैं रिपीट करके बोल रहा हूँ, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, और ये रिकॉर्डेड सेशन हमारे यूट्यूब पे भी जाएगा, आप लोग डाउनलोड करके रख भी सकते हैं इसको। मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज बोल रहा हूँ, आप हमारे यहाँ पे एक साल में 200 100 एसेस और 100 आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिसको हम लोग थॉरोली चेक करेंगे, रिवर्ट करेंगे एंड फीडबैक देंगे। पहले 10, मैं उसका तरीका बताता हूँ, पहले 10 जो आंसर्स होंगे, पहले 10 जो ऐसे होंगे बहुत माइल्ड होंगे, बहुत हल्के तरीके के होंगे, ताकि उसके अंदर हम आपकी ग्रामर को, आपकी हैंड राइटिंग को, आपकी वोकैबुलरी को हम लोग इंटैक्ट कर सकें। जो 11वां होगा वो वहां से हम लोग इंक्लाइन करना शुरू करते हैं। ठीक है, और देखते देखते जब आपकी पूरी फाइल तैयार हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अलग ही होगा। ठीक है, इसमें वो सारे फैक्टर्स को ध्यान दिया जाएगा, फिजिकल स्टेमिना, मेंटल स्टेमिना, हैंड राइटिंग, ग्रामर, सब चीजों पे ध्यान जाएगा। हमारे पास पर्सनलाइज्ड फैकल्टीज हैं जो कि आपकी, अगर आपको ग्रामर नहीं आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपको हिंदी में व्याकरण नहीं आती है और इंग्लिश में ग्रामर नहीं आती है, या ग्रामर आती है वो डिस्टॉर्टेड है, ढंग से आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो हमारी पर्सनलाइज्ड फैकल्टीज जो कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छी पोजीशन पे बच्चों को ठीक कराती है सब चीजें, वो आपको आके यहाँ पे लिटरली गाइड करेंगी हर एक चीज को लेके। ठीक है, देन आफ्टर मेंस का टेस्ट एग्जाम कोई नहीं लेता, अगर कोई लेता भी तो वो आपसे बहुत सारे पैसे चार्ज करता है और आपको मॉडल आंसर के बेस पे आपको आंसर राइटिंग का आपको चेक करके देता है। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग कस्टमाइज आंसर राइटिंग चेकिंग करते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा चुका हूँ। एमसीक्यू टेस्ट, दैट इज अ पार्ट, उसके बिना तो काम है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, और हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम प्लस लाइव क्लासेस हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होगा, हम बच्चों को एनालाइज करेंगे, उनकी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। ठीक है, जो क्लासेस दी जाएंगे उसके अंदर जो लाइव क्लासेस का बच्चा ऑप्ट करता है उसके अंदर हम जो है यूपीएससी के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल पर्सनलाइज प्रिपरेशन रहेगी, इसके अंदर बच्चा पढ़ेगा खुद, पर गाइडेंस रहेगी हमारी टीम की, हमारे मेंटर्स की गाइडेंस रहेगी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे उसको लिखना है, कैसे रिप्रोड्यूस करना है, ऐसे कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है, सब चीजें इसके अंदर है। फाइन, फैकल्टीज एक्सपीरियंस है, रेगुलर टेस्ट है, प्लानर आपको बना के दिया जाएगा। अच्छा, हमारे देश में बड़ी कमाल की चीज होती है, हम लोग बहुत अच्छे प्लानर, बहुत अच्छे हैं, हम प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, मानते हो? कितने मानते हो, हाथ उठाओ। हमारे यहाँ प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, बट मुश्किल पार्ट क्या है कि हम लोग उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। बट अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि आप उसे इम्प्लीमेंट भी करो। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे इसके अंदर, मेंटरशिप के अंदर वीडियो लेक्चर्स पूरे प्रोवाइड करे जाएंगे जीएस के। फाइन, आगे मूव करते हैं। ये हमारा पेनड्राइव कोर्स है, आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, upscconnect.com पे जाके देख सकते हैं। ये हमारी ऑनलाइन एकेडमी है जिसको हम यूपीएससी कनेक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको पेनड्राइव कोर्सेज मिलते हैं और बहुत शानदार कोर्सेज हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम लोगों ने इसको वहाँ पे लिस्ट किया हुआ है ताकि आप सभी की हेल्प हो सके। ये वाला पेनड्राइव कोर्स जो है आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में इंक्लूडेड रहता है। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर यूपीएससी, सबसे मुश्किल काम है कोचिंग सेंटर के लिए। ठीक है, ये भी हम लोग कवर कंडक्ट कराते हैं। आपके पास नंबर है, अगर आप इस पे जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइन, आप लोगों के चैट पे मेरे पास 50 क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं सारे क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा, जैसे टीपीटी खत्म होने वाली है मैं तो उसके बाद आगे करके मैं शुरू करूंगा। ठीक है, ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है। हमारा जो क्लासरूम प्रोग्राम है ऑनलाइन का, ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम जो है उसकी जो फीस है वो 30,000 रुपीज पर ईयर है, जस्ट 30,000 रुपीज।
एक 12th क्लास की ट्यूशन से भी सस्ती फीस है इस टाइम पे, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रोवाइड करे जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, पूरी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको, टेस्ट आंसर राइटिंग एसे राइटिंग इंक्लूडेड रहेगा। फिर हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप प्रोग्राम जो होता है बेसिकली वो प्रोग्राम क्या करता है, वो सेल्फ स्टडी बेस्ड होता है। इसकी फीस है 40,000 रुपीज पर ईयर। इसमें आपको मेंटर अलॉट कर दिए जाएंगे और एक मेंटर के पास 5 सुपर स्टूडेंट नहीं होते हैं, एक मेंटर के पास सिर्फ 5 स्टूडेंट होते हैं पूरे साल के लिए, ठीक है। इसके अंदर भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके अंदर भी आपको गाइडेंस पूरी प्रोवाइड करी जाएगी एंड टू एंड। पेनड्राइव कोर्स है जिसकी फीस 15,000 रुपए है जीएस की, जो कि पूरे 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए है। इसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। और जो हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम है, जो हम यूपी, जो हम गाजियाबाद आईएएस एकेडमी, जो हमारी गाजियाबाद में एकेडमी है जहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं, उसके जो फीस है वो 70,000 से 85,000 के बीच में वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन विल। हम लोगों ने इस कोविड-19 सिचुएशन के अंदर आप लोगों को एक हफ्ते का फ्री ट्रायल देने का फैसला किया हमारे बोर्ड ने। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आप सभी के पास हमारे नंबर हैं, आप उस पर रिवर्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रिवर्ट कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर चाहिए, मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। आपके हमारे सारे नंबर से कांटेक्ट करने के। अगर आप लोग एक वीक की फ्री ट्रायल के रजिस्टर करना चाहते हैं तो काइंडली हमें व्हाट्सएप पर रिवर्ट कर दीजिए, या फिर आप पर्सनली भी कॉल करके काम कर सकते हैं। ये हमारी गाजियाबाद आईएएस एकेडमी है, जैसे कि मैंने बताया, ये सब चीजें वही हैं। ये हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और ये हमारा यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट है, आप जाके देख सकते हैं। गाजियाबाद आईएएस एकेडमी के नाम से यूपीएससी और यूपीएससी कनेक्ट के नाम से 2 चैनल हैं। हम लोग ज्यादा एक्टिव नहीं होते यूट्यूब पे, क्योंकि हम लोग अपने कंटेंट को बाहर देने में ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत ही क्वालिटेटिव है और बहुत ही क्वालिफाइड कंटेंट है, ठीक है। कोई हमसे पर्सनली टच करना चाहता है तो ये हमारा एड्रेस है, दैट इज B8 प्लॉट नंबर 330 सेक्टर 4 वैशाली। वैशाली मेट्रो स्टेशन के बहुत करीब हमारी एकेडमी है। आप लोग अगर आना चाहें तो प्लीज फोन करके आए, क्योंकि अभी हमारी एकेडमी ऑपरेशनल नहीं है ड्यू टू दिस कोविड-19 क्राइसिस। हमारी ऑनलाइन एकेडमी है यूपीएससी कनेक्ट, आप लोग वेबसाइट पे जाके इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। ये हमारे वेरियस वीडियो कोर्सेज हैं, अलग अलग वीडियो कोर्सेज हैं, इंडिविजुअल भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ये हम लोगों के ब्लॉग है जिसके थ्रू मैं बच्चों की कोशिश करता हूँ कि बच्चों को मैं आंसर करूँ तरह के उनके इश्यूज को। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इसके ऊपर आपको डेली 1-on-1 एक क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। आप चाहें तो वहां जाके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा यूपीएससी कनेक्ट का हमारा जो हमारा ऑनलाइन एकेडमी है उसका यूट्यूब चैनल है। ये हमारे पिंटरेस्ट का चैनल है, पिंटरेस्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमें 28,000 बच्चे हमें हर महीने फॉलो करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन। सो गाइस, अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को बंद कर रहा हूं और आप लोगों के क्वेश्चन को पिकअप करना शुरू कर रहा हूं वन बाय वन। पहले हम लोग चैट को देखते हैं, चैट के बाद हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पहले देखते हैं किस किस से क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन है नॉट ऑडिबल। आप लोग अपने स्पीकर्स और माइक को चेक कीजिए। गुड आफ्टरनून, मोनिका शर्मा जी ने गुड आफ्टरनून बोला। गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, हिमांशु यादव, हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन फॉर बिगिनर्स। हाँ जी, बिगिनर्स के लिए यूपीएससी एग्जाम कैसे स्टार्ट करेंगे। पूरी दुनिया आपसे बोलेगी एनसीईआरटी पढ़ लो, पूरी दुनिया बोलेगी एनसीईआरटी पढ़ लो, मैं मना करूंगा। देखो, एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग जो बुक्स हैं, जो मेन बुक्स है जो आप पढ़ेंगे यूपीएससी के दौरान, उसके अंदर अब डाल दिया गया है। तो हमारे नोट्स में भी डाल दिया गया है। तो बार बार 2 चीजें क्यों पढ़नी, डबल मेहनत क्यों करनी, सिंगल मेहनत। अगर आपको शुरुआत करनी है, आप ऑनेस्टली शुरुआत करना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा हिमांशु यादव जी, आपकी ग्रेजुएशन किस चीज में हो रखी है, ये आप बताते ज्यादा बेहतर रहता। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत इस चीज से कीजिए, पहले अपने एटीट्यूड को चेंज करना शुरू कीजिए। एटीट्यूड चेंज करना कैसे होता है, आपको धीरे धीरे करके अपने 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 आसपास को ऑब्जर्व कीजिए। अपने आसपास में क्या सामाजिक समस्याएं हैं, क्या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में सोल्यूशन ढूंढना शुरू कीजिए अपने दिमाग के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। सेकेंडली, आपको क्या करना है, आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप शुरुआत कर सकते हैं ज्योग्राफी से, एनसीईआरटी की क्लास 6 से, ठीक है। क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको फर्दर का रास्ता बताएंगे। देन आफ्टर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रोहित कुमार जी हमसे पूछ रहे हैं। रोहित कुमार जी, सर न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े एंड टेल मी द बेस्ट हिंदी न्यूज़पेपर। रोहित जी, आपने नंबर भी डाला है यहाँ पे। रोहित जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काफी बच्चे, अच्छा रोहित आपने हाथ उठाया, रोहित 4225A5, ओके कोई बात नहीं, छोड़िए। रोहित जी, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए देखिए, अगर आपके पास दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण मौजूद है, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण मौजूद है, तो आप बेसिकली उसको पढ़ सकते हैं।
न्यूज़पेपर के अंदर सारी न्यूज नहीं पढ़नी है, ठीक है। न्यूज़पेपर में पहली बात, आजकल न्यूज़पेपर में एड ज्यादा है, न्यूज़पेपर न्यूज कम होती है, नेचुरल सी बात है। न्यूज चैनल का भी यही हाल है। तो हमें सारी न्यूज नहीं पढ़नी है, हमें वो न्यूज पढ़नी है जो कि कंक्लूड हो चुकी है। कंक्लूड कौन सी न्यूज हो गई है? अब कोविड-19 चल रहा है, डेली फॉलोअप करे कोई फायदा नहीं है। जब कोविड-19 कंक्लूड हो जाए तो उसके बारे में एक दिन बैठ के सारा पढ़ लीजिए, नहीं तो वो न्यूज लगातार चलती रहेगी, आप परेशान होते रहेंगे। हिंदी मीडियम के लिए जो बेस्ट पेपर है वो आपका दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। उसके अंदर जो संपादकीय है या जिसे एडिटोरियल बोलते हैं, बहुत बेहतरीन आता है, ठीक है। अब संपादकीय या फिर एडिटोरियल किस लिए होता है? एडिटोरियल बेसिकली आपके आंसर राइटिंग के लिए होता है, उसमें से पॉइंट निकाल के आप आंसर में कोट करते हैं, ठीक है। इवन हिंदू में भी यही रहता है, एक्सप्रेस में भी यही रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ रोहित जी, आपको आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, ऑनलाइन में मिल जाती है। इसे पढ़ना शुरू कीजिए। सारे आर्टिकल काम के नहीं होते हैं, कुछ आर्टिकल काम के होते हैं। मैं इसमें बहुत जल्दी वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि न्यूज़पेपर और योजना कुरुक्षेत्र कैसे पढ़ें, ठीक है। और जो बच्चे हिंदू और एक्सप्रेस नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। हिंदू एक्सप्रेस पढ़ना आप लोगों के लिए शुरुआती तौर पर बहुत मुश्किल रहता है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, किसी माइल्ड पेपर को लगाए 2 महीने के लिए, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स लगा लिए 2 महीने के लिए। उसके बाद आप द हिंदू और एक्सप्रेस में मूव कर गए, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हिंदू और एक्सप्रेस के जो जो राइटिंग का तरीका है, हिंदू एक्सप्रेस की जो राइटिंग का तरीका है वो बहुत मुश्किल है। हम लोग जिस एजुकेशन सिस्टम से आते हैं उसमें थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, बट एट द सेम टाइम करने से क्या नहीं होता है, ठीक है। तो वही वही चीज लेके हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोनिका शर्मा जी पूछ रही है, हमें सुन रहा बीएससी ऑप्टोमेट्री। ओके मोनिका शर्मा जी, अगर आप ऑप्टोमेट्री से हैं, आई एम एलिजिबल टू यूपीएससी विद साइकोलॉजी। आप मोनिका जी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आप एक मिनट में रहिए। मोनिका जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप प्लीज सामने आइए, अनम्यूट कीजिए, सामने आइए एक बार। मोनिका जी अगर आप ऑप्टोमेट्री से, तो मेरा मेरा ये ख्याल है कि आपने 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ी होगी। तो बायोलॉजी अगर पढ़ी है तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा। हाँ जी मोनिका जी, मोनिका Yes, जी, sir. ओके, Yes, sir. वेलकम टू द ऑडियो। अब हम बात करेंगे। आप एक बात बताइए, आपने 11th 12th में बायोलॉजी ले रखी है, बायोलॉजी ली थी? मोनिका जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी मोनिका जी, बायोलॉजी थी आपके पास 12th में? आप कनेक्ट नहीं कर पा रही है मेरे से, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। अगर आपके पास बायोलॉजी थी तो आप ऑप्शनल के लिए मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। आपके लिए मेरे पास बहुत शानदार ऑप्शनल है, जिसके अंदर आप बहुत सारे मार्क्स फेच कर पाएंगे विदाउट एनी ट्रबल। साइकोलॉजी थोड़ा सा ट्रबलिंग हो सकता है अगर आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी 11th 12th के अंदर, तो ठीक है। आई एम उमेश सिंह एंड डूइंग बीएससी मैथमेटिकल साइंसेज। बहुत अच्छी बात है। यस, मैथ्स ऑप्शनल बिल्कुल चाहिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर आप एक काम करिए उमेश सिंह जी, आपका नंबर मेरे पास आ गया है। मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपसे एक बार बात कर लेंगे। मैथ्स ऑप्शन लेने के लिए सबसे बड़ी बात है, देखो मैथ्स ऑप्शन कैसे आपको लेना है, आप समझिए। आपको अपने चूज करने के लिए क्या करना है, आप upsc.gov.in पे जाइए। वहां पे पिछले 5 साल के पेपर को डाउनलोड कीजिए मैथ्स ऑप्शनल के। आप जो भी ऑप्शन लेना चाहते हैं, आप में जितने बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन लेने की सोच रहे होंगे और क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शनल होने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप upsc.gov.in पे जाइए और वहां पे क्या करेंगे, जाके आप वहां पे पिछले 5 साल के पेपर को डाउनलोड कीजिए। उन पांचों पेपर को तसल्ली से पढ़िए। आपने बीएससी मैथ्स कर रहे हैं ना, पांचों पेपर को देखिए और आप देखिए क्या आप 50% से ऊपर अपेयर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं अभी। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आप 50% से ऊपर आप अपेयर कर पाएंगे। देन ओनली गो फॉर मैथ्स ऑप्शनल। मैथ्स ऑप्शनल बहुत अच्छा ऑप्शनल है, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत मार्क्स आते हैं, हद से ज्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है। अगले हैं रोहित कुमार। हिंदी साहित्य को कैसे तैयार करें? हिंदी साहित्य का सिलेबस बहुत ही, उसका जो लेंथ एंड ब्रेथ है बहुत बहुत बड़ा है। तो उसके लिए बेसिकली कुछ नहीं करना होगा। हिंदी साहित्य में काफी सारी किताबें हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। प्रेमचंद की किताबों से लेके मलिक मोहम्मद जायसी की किताबों से लेके रामधारी सिंह दिनकर को लेके सब सब चीजें हैं। उसमें पद भी पढ़ना पड़ेगा, उसमें गद्य भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना, उसको समझना, उसको रिकॉल करना। स्टोरीज पढ़नी पड़ेंगी आपको, पोएम्स पढ़नी पड़ेंगी जिसको हम कविताएं बोलते हैं, उनका एक्सप्रेशन आपको जो है लिखना पड़ेगा। हिंदी लिटरेचर में भी नंबर बहुत अच्छे आते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप उस पर राइटिंग आपकी बहुत स्ट्रांग हो। तो राइटिंग कैसे स्ट्रांग होगी? राइटिंग स्ट्रांग तभी आपको पता चलेगा जब आप किसी से चेक कराएंगे। आप मुझसे भी चेक करा सकते हैं, मैंने हिंदी लिटरेचर पूरी पढ़ी हुई है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। इसकी सारी किताबें ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि कुछ किताबें हैं, जैसे कि मैं अगर प्रेमचंद की बात करता हूँ, प्रेमचंद का एक बहुत फेमस नॉवल है गोदान, शायद आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में या पढ़ा भी होगा काफी लोगों ने। अब गोदान में क्या है, गोदान का अब वही है जो पूछते थे कवि की कल्पना क्या है, तो इसमें जो है जो लेखक है वो क्या क्या पूछना चाहता है, तो वहां पे लेखक जो पूछना चाहता है उसकी जो जो उसका एक्सप्रेशन है उसे पकड़ना बड़ा जरूरी है। वो चीज पता कब आएगी, जब आप पूरे दिल से इसको पूरे तसल्ली से पढ़ेंगे। हिंदी लिटरेचर में नंबर बहुत अच्छे आते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे नंबर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है शालिनी गौतम, आई एम परसुइंग बेसिंग हो चुका है, आई डोंट वांट टू। ओके शालिनी जी, मैंने आपका आंसर उल्टा, क्वेश्चन आपको उल्टा पढ़ लिया था, आपको आप मैथ्स ऑप्शन नहीं लेना चाहते हो। ओके नो प्रॉब्लम, मैथ्स ऑप्शन नहीं लेना, आप उसे छोड़ सकते हैं। शालिनी गौतम जी आप मेरे सामने, एक मिनट मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप आ जाइए सामने एक बार, अनम्यूट कीजिए और बताइए। हाँ जी शालिनी जी बताइए। यस सर। मैंने आपको क्वेश्चन उल्टा पढ़ लिया, बेटा बताओ, आप मैथ्स नहीं लेना चाहते? आपके यस सर, मैं नहीं मैथ्स, लेना चाहती एक्चुअली सर। मेरे साथ ना एक ट्रबल हुआ है मेरे पास। 2013 में मैंने ग्रेजुएशन अब मतलब अपने 12th क्लियर करके इग्नो में एडमिशन ले लिया था, एंड सर स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग फॉर इट। मेरी ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, बेटा इसीलिए मुझे डाउट है उससे कोई कि फर्क नहीं मेरा पड़ता। मैं यूपीएससी में मैं। ठीक है, मैं इट्स अ आपकी वेरी बात। लॉन्ग टाइम सर। यस यस यस, इट इज। अब आप सुनिए, 2013 में अगर आपने एडमिशन लिया था तो आइडियली आपका 2016 में कवर हो जाना चाहिए था, अभी आप 2020 में यस हैं। सर, यस तो मेरी सर। मेरी एक ऑनेस्ट राय समझिए शालिनी जी, सबसे पहले पूरी जान लगा के इग्नू क्रॉस कीजिए। इग्नू में मैंने देखा है कि इग्नू में चेकिंग पैटर्न बहुत टफ होता है और बच्चों के मार्क्स यस सर, बहुत कम आते यस हैं। सर। इनफैक्ट वो सर उसमें चेकिंग पैटर्न तो होता ही टफ है, इनफैक्ट वो प्रैक्टिकल्स डाल देते हैं जिसमें नंबर ही नहीं आते हैं। बहुत बहुत यस, बहुत वन ऑफ द टफेस्ट यूनिवर्सिटी टू कवर। और दूसरी चीज, क्योंकि आपने जब इग्नू से पढ़ा है तो आपको मेंटरशिप नहीं मिली होगी मैथ्स के लिए, तो मैथ्स छोड़ नो दीजिए सर, आप। नो सर, मैंने खुद ही किया है सब कुछ, एंड सर मैंने मैथ्स ऑनर्स ले लिया था, तो सर ठीक है, यू कैन हिम्मत है, बहुत हिम्मत है इमेजिन। आप में। आप एक फाइटर की तरह लड़ी हैं अभी तक। अब बस इस यस बार सर, अब मेरे पास मेरी बस लास्ट सब्जेक्ट है एंड मेरे पास कोई मेंटर नहीं है, और बस ये जून में मेरा अटेम्प्ट है लास्ट। लास्ट अटेम्प्ट है आपका इस बार? और लास्ट ही सब्जेक्ट भी है, एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ है। अच्छा, इग्नू को बेटा मेरी बात सुनो, अभी यूपीएससी का फॉर्म भरा है आपने इस साल का? नहीं सर, मैंने नहीं भरा है, क्योंकि एक्चुअली सर मुझे तो आपकी पहले इग्नो से एज मैं कितनी है? क्लियर। एज कितनी सर है? मेरी 24 एज है। 24 एज है बेटा, यस सर। अभी आपके पास टाइम एनर्जी सब है। मेरी एक ऑनेस्ट रिक्वेस्ट मानो, मेरी एक ऑनेस्ट सर सलाह मैंने मानो। पूरी ना मैंने एनसीईआरटीज कवर कर रखी हैं, बट सर वही है, मेरी ग्रेजुएशन ही नहीं हो के दे रही है कुछ। मैं शालिनी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बस आप मेरी एक ऑनेस्ट राय, मेरी एक ऑनेस्ट, बहुत एक ऑनेस्ट एक सलाह आपसे आप लीजिए। जून में आपका अटेम्प्ट है जो कि पीछे हटेगा हटेगा, कोई से रोक नहीं सकता। ठीक है, पहली चीज, आपके पास टाइम है, आप पूरी जान लगा के। कौन सा सब्जेक्ट बचा है मैथ्स का, कौन सा पार्ट बचा है आपका? सर मेरा वजह है सर, एक वेट सर, सर MTE 6 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो आप एक काम कीजिए, आप रहती कहाँ पर हैं? सर भोपरा गाजियाबाद। भोपुरा गाजियाबाद में रहती है, तो देखिए गाजियाबाद में बहुत शानदार टीचर्स हैं, ठीक है। अभी सर आपको बट मैथ्स, पता नहीं है मुझे, कोई भी मेरे को अभी तक नहीं मिला, मैं ऐसे ही आप भटक रही हूँ। आप बस एक काम कीजिए, सुनिए मेरी बात, मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूंगा, ठीक है। I'll share you some numbers of my मेरे कुछ दोस्त है जो थैंक कि यू सो मच मैथ्स में सर। हैं। आप उनसे बात कीजिए और पूरी जान लगा के इस टाइम सारी पढ़ाई छोड़ के, घर के सारे काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, अगर ये 15-20 दिन पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी कीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यस सर, यस और सर। मैथ्स ऑप्शन नहीं लेना है तो आपके पास मेरा नंबर आ जाएगा, मेरा नंबर मैं भी डाल दूंगा, आप नंबर मेरा सेव कर लीजिए, मैं भी गाजियाबाद में ही रहता हूँ, आप मुझसे कनेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद जो है मेंटरशिप जो है उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मेंटरशिप में आप आइए, कोई आप मोस्ट वेलकम है। और आपको जो है जो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, जो भी बच्चा ऑप्शन लेने की बात सोच रहा है, मैं शालिनी जी आपको म्यूट कर रहा हूँ वापस में, ठीक है। जो भी बच्चा ऑप्शन लेने की बात सोच रहा है, मैं आपको फिर एक बात बता दूं, अगर आपको क्लैरिफाई नहीं है आपको ऑप्शन कौन सा लेना है, तो आपके भाई के दोस्त ने या आपके दोस्त के भाई ने या आपके चाचा के बेटे ने ये ऑप्शन लिया था तो उसका क्लियर हो गया, तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। इस वाली थ्योरी से पीछे हटिएगा, ठीक है। ऑप्शनल हमेशा दिमाग से, भगवान ने ऊपर दिमाग दिया सोचने के लिए, उसे यूज करना भाइयों। सिंपल सी बात है, जब तक जीएस 4-6 महीने ना पढ़ लो तब तक ऑप्शन डिसाइड नहीं करना, अगर आपको पता नहीं है आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हो, ठीक है। और ऑप्शनल शुड बी स्कोरिंग, शुड बी स्मॉल, शुड हैव कंटेंट इन द मार्केट, उसके इसका स्टडीज मटेरियल होना चाहिए। बस ये 4-5 फैक्टर लीजिए और ऑप्शन चूज कीजिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास माही विनिमन से हमारा है, आई परसुएड बीबीए बट आई डोंट वांट टू टेक इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स एज ऑप्शन। बहुत अच्छा सोच रही हो, बहुत अच्छा सोच रही है ये। उषा जी ने नंबर भी दिया आपने हमारा। उषा जी आप कहाँ पर हैं? चलिए मैं आपको आंसर करता हूँ, आप लिखने लिए मेरे को। देखिए, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और जो स्टैटिस्टिक्स है, इन स्टैटिस्टिक्स में आप अच्छा कर सकती है अगर अगर आपने प्रोवाइडेड बहुत अच्छे से पढ़ा हो। बट जो इकोनॉमिक ऑप्शनल उसके बारे में बात करता हूँ। इकोनॉमिक ऑप्शनल में क्या हो ना, इकोनॉमिक में डायनामिक नेचर बहुत है। डायनामिक का मतलब ये होता है कि जो चीज आपने अभी पढ़ी है वो 2 महीने बाद पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि सरकार किसी भी हर फ्रंट पे कुछ ना कुछ करती रहती है। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जो भारत की जीडीपी बढ़ाए, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भारत की जीडीपी गिराए, ये सब चीजें इकोनॉमिक ऑप्शन में कवर हो जाता है। तो इसलिए इकोनॉमिक ऑप्शन को कैप्चर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरा सिलेबस पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादा अच्छा है कि अगर आपने बीबीए किया हुआ है तो मैनेजमेंट देख सकते हैं, और नहीं तो एक बहुत सेफ ऑप्शनल मैं आपको बताऊंगा जिसके अंदर थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सोशियोलॉजी। बहुत अच्छा, बहुत सेफ ऑप्शनल है, समाज शास्त्र। ठीक है, हमारे नोट्स आपको, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बहुत जल्दी हमारा वीडियो लेक्चर भी आ रहा है इसके ऊपर पूरा, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी आपको जीएस पेपर में भी, जीएस 1 में भी हेल्प करेगा, आपको एसए राइटिंग में आपको हेल्प करेगा, आपको एथिक्स में भी हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आपके पास मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में दिक्कत क्या रहेगी ना, मैनेजमेंट में आपके साथ जो पेपर देंगे वो आईएएम्स वाले होंगे, तो उनका लिखने का लेवल और आपका लिखने का लेवल में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, तो वहां पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट सोशियोलॉजी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे चलता है पूरा का पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रोहित कुमार जी का, क्या इंटीग्रेटेड स्टडी कर सकते हैं यूपीएससी और बीपीएससी के? डेफिनेटली कर सकते हैं। आप देखिए दोनों के अंदर, दोनों के सिलेबस को सामने सामने रखिए और देखिए कौन से जो ओवरलैप कर रही हैं। जो चीजें ओवरलैप कर रही है उसको सबसे पहले कवर करके छोड़ दीजिए। ठीक है, और इनफैक्ट यूपीएससी करेंगे तो यूपीपीसीएस भी साथ में हो जाएगा, तीनों पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा आप। ठीक है, फाइनल ईयर कैन ऑल्सो अपीयर। हाँ, रंजीत भारती जी, आप अगर फाइनल ईयर में है और आपकी कोई अगर बैक नहीं लगी हुई, कोई सप्ली नहीं आई हुई है, और आप मेक श्योर करेंगे कि आप जैसे प्रीलिम्स का पेपर देंगे वैसे आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी और आपके 21 साल की उम्र पूरी हो गई तो आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है सर, कंप्लीटेड माय एमटेक। एक मिनट, क्या नाम है इनका? मयंक शर्मा। ओके, मयंक शर्मा, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने वहां से। हाँ जी, मयंक शर्मा जी, आपका क्वेश्चन है, सर मैं कंप्लीटेड माय एमटेक फ्रॉम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वर्किंग विद एनटीपीसी। एनटीपीसी में कहाँ पोस्टेड हो? दादरी में, फरीदाबाद मैं बिहार में हूँ सर, एनटीपीसी कहलगांव। में। और रहने वाले कहाँ के हो शर्मा जी? मैं बिहार का ही हूँ सर। बिहार के रहने वाले हो, चलो अच्छी बात है, होम स्टेट कम लोगों को मिलता है। एनटीपीसी में काम कर रहे हो तो कितने घंटे की शिफ्ट रहती है आपकी? सर 8 घंटे की है सर। 8 घंटे की है, और 6 घंटे मिनिमम है सर, 6 घंटे मिनिमम है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ सर। एग्जीक्यूटिव तो आपने आईईएस क्रैक किया था? नहीं, मैंने गेट क्रैक किया था सर। गेट क्रैक किया था, आप एक्सीएन हो इस टाइम पे। ठीक है, और बिहार में कहाँ से हो? मुंगेर। मुंगेर से हो रहा यार, तुम तो वहीं से हो, प्रेमचंद कहीं से हो, अच्छी बात है। चलो देखो मयंक जी, देखो बहुत सिंपल से बात है। लाइफ में 2-3 प्रायोरिटीज होती है। पहली प्रायोरिटी होती है घर वालों के लिए कि आपकी जो है फाइनेंशियल सर सिक्योरिटी घर सिक्योर हो वालों के जाए, लिए कर लिया सर, अब अपने लिए करना है ना? है। नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपने सिक्योर कर ली, मैं उसी पे आता हूँ। अब अपने लिए, क्योंकि आप यहाँ पर हो काफी देर से, इनफैक्ट वन ऑफ द पीपल जो कि मेरे सामने लगातार रहे हो सेमिनार में, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, अब आप अपने लिए करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे, अच्छा आपका जो ट्रैवलिंग टाइम होता है वो कितना होता है अपने ऑफिस से वापस आना जाना? सर टाउनशिप ही है सर, एनटीपीसी टाउनशिप एनटीपीसी की अपना ही है। टाउनशिप, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। तो फिर आप मान के चलिए कि आपके हफ्ते में 6 दिन का है, 5 दिन का है? 6 दिन होगा, 5 दिन का है सर। 5 दिन का है। 5 दिन। तो आपके पास वंडरफुल टाइम है, वंडरफुल तरीके से आप काम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है यूपीएससी क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है दिन में? सर अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो 6 से 7 घंटे काफी है। बहुत ज्यादा है। अच्छे क्वालिटेटिव से, पढ़ा जाए तो। अच्छे से ज्यादा, अच्छे से। अब सभी बच्चे एक बात सुनिए, अच्छे से पढ़ने का मतलब, यहाँ मयंक शर्मा जी बता रहे हैं, ये बिहार में रहते हैं, बिहार के रहने वाले, उसके बाद ये 6 से 7 घंटे बता रहे हैं। जनरली बिहार में पता है किस तरह से बातें होती है, और ईस्टर्न यूपी में 12 घंटा 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और अगर 16 घंटा इंसान पढ़ सकता है तो प्राइवेट कंपनी आपको 16 घंटा काम कराती कि नहीं कराती? करा है सर, मैंने गूगल में करा है कॉल। है ना, गूगल में काम किया मैंने। गुड़गांव में करा था सर का। हाँ जी, सिंपल सी बात है भाई मयंक जी, बहुत कॉमन सेंस की बात बताऊंगा, 6 से 7 घंटा भी नहीं, 4 से 5 घंटा कंसिस्टेंट वर्क समझ रहे हैं? जिसके सर मैं एक चीज में थोड़ा कंफ्यूज हाँ, हूँ कि गेट का सिलेबस सर वो कुछ अलग डायरेक्शन में था, और यूपीएससी में सर आपको पता है एसएसटी आते हैं, हिस्ट्री आते हैं, सिविक्स आते हैं, पॉलिटी आता है सर। ये कैसे कवर अप होगा, ये चीज प्रॉब्लम है। और बेसिकली आपने बायो को भी बोला, तो जैसे कि आप मुसर पता कौन थे? मुसर कौन होते बिहार में? मुसर कम्युनिटी होती है जो चूहे खाती है।
मांझी द माउंटेन मैन देखी है? हाँ देखा है सर। क्या एक ही दिन में पहाड़ तोड़ दिया उसने? नहीं यूपीएससी पहाड़ से कम नहीं है बंधु। सर, गेट भी मुझे 1 साल लग और गया सर। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुमने गूगल में काम किया हुआ है, तो मतलब तुम बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, तुम टैक्स फ्री हो, ठीक है। तुमने अगर काम किया हो, तुम अगर एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, तुम्हें काम सरकार कैसे काम करती है वो तुम्हें पता है, ठीक है। तुम टाउनशिप में रह रहे हो, फैमिली के साथ रह रहे हो, तुम्हारे पास खाने पीने की दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास हर वो चीज है जिसमें तुम क्रैक कर सकते हो पेपर, प्रोवाइडेड स्वॉट एनालिसिस पता होता है ना क्या होता है स्वॉट एनालिसिस, पता ही होगा हाँ है ना। स्वॉट एनालिसिस करेंगे बैठ के और समझेंगे कि हम किस हमारे वीक एरियाज क्या हैं। देखो यूपीएससी में जितने भी बच्चे इस क्लास में बैठे हैं, मैं और भी हजारों बच्चों से बात करता हूँ मैं, कोई भी देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन इन यूपीएससी। कोई आमिर खान नहीं है यहाँ पे, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई किसी में तेज है, कोई किसी में तेज है, तो हमें अपने स्किल्स को उस अकॉर्डिंगली का, और देयर इज नो परफेक्ट आंसर आल्सो। जैसे कि मैंने मेंस एग्जामिनेशन में बताया, देयर इज नो परफेक्ट आंसर एज वेल। तो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, हमें क्या करना है, हमें अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर आंसर लिखना है, एंड दैट कैन बी डन। गूगल में मेल्स लिखी होंगी, गूगल वाले तो बिना ग्रामेटिकल एरर वाली, मेरे काफी दोस्त है गूगल के अंदर, यार, उन्होंने ग्रामेटिकल एरर वाली मेल। इंग्लिश के भी अच्छे टेस्ट लिए थे सर। हाँ, बहुत बहुत मुश्किल से सिलेक्शन होता है, 6 राउंड का तो खाली उसमें इंटरव्यू होता है, खाली खाली 6-7 और राउंड का। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको। देखिए 4 से 5 घंटे डेली टाइम चाहिए, वो 4 से 5 घंटे वो टाइम होना चाहिए जिसके अंदर आप अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने फोन से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम सबसे दूर है, ठीक है। 4 से 5 घंटे में भी 2 स्लॉट होंगे, 3 स्लॉट भी हो सकती है, जैसे कि एक स्लॉट पढ़ने का, एक स्लॉट लिखने का। इट कैन हैपन, डिपेंड करेगा कि वो क्या शेड्यूल बनेगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑप्शनल के बारे में क्या सोचा है मयंक? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों? सोच रहा हूँ सर, क्योंकि सर मुझे उस साइड में इंटरेस्ट है और मैं चीजों को सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे ऐसा यार लगता है। ऐसे तुम्हारा प्रोफाइल देखा जाए, तुम्हारा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में भी था। चलो इस पे बात करेंगे। आई शेयर माय नंबर, आप ओके, अपना नंबर शेयर कर, आप नंबर डाला इसके अंदर अपना, आप अपना मैं डाल नंबर प्लीज इस चैट में नंबर डाल दीजिए, ठीक है। रोहित कुमार अगेन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर मैंने अभी कुछ महीने पहले यूपीएससी के लिए तैयारी स्टार्ट करी है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पहले क्या स्टार्ट करूं, एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक और ऑप्शनल, प्लीज टेल मी टू सॉल्व माय डाउट। रोहित जी, चीजें काफी बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्रोवाइडेड मैं भी आपको नंबर डाल दूंगा, आप मुझ पर पर्सनली कनेक्ट हो जाए, क्योंकि बार बार एक ही चीज का आंसर करना बच्चे थोड़े परेशान आते हैं इसके अंदर, ठीक है। I will answer you, don't worry, I will definitely answer each of you. Okay, Redmi Pro में प्लीज अपना नाम मेंशन कर दे, बहुत अच्छा रहता। Okay, I want to ask that I'm preparing for 2024. Okay, मतलब might be you are in class 11 or class 12 पास करी होगी आपने। I want to know, can I purchase all surrounded books like Lakshmikant, Spectrum, Shankar Iyer, Bipin Chandra? Oh my God, we have got all the list. Or I have now to do their content useless. ये जो क्वेश्चन है, बहुत बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं, अच्छा सवाल पूछा आपने। रेडमी प्रो, व्हाटएवर योर नेम इज, आपका नाम क्या है? रेडमी प्रो, आप हैं यहाँ पे क्लास में? आई डोंट थिंक सो, एक मिनट ठहरिए। रेडमी प्रो से कोई बच्चा है? हाँ, रेडमी प्रो, एक मिनट। हाँ जी, आपका नाम क्या है? रेडमी प्रो, सॉरी, कैन यू प्लीज टेल योर नेम, क्या नाम है आपका? निधि चौधरी। निधि चौधरी। निधि जी कहाँ रहती हैं और क्या किया हुआ आपने अभी? सर मैं लॉ कर रही हूँ अभी। लॉ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और कहाँ रहते हो? अच्छा, कहाँ रहते हो? मुजफ्फरनगर। और कौन से मुजफ्फरनगर यूपी। कौन से कॉलेज से कर रहे हो लॉ? सर बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान। ओके, दैट्स अ जेल इटसेल्फ, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, आप एक काम करो, देखो निधि जी, आपने मुझे लिखा है लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, शंकर आइए, देखो शंकर आइए अपडेट हो जाएगी, बिपिन चंद्रा बिल्कुल मत लेना, लक्ष्मीकांत आप मत लेना, क्योंकि आप लॉ का स्टूडेंट हो, ठीक है। आपका जो लॉ होगा, आपका जो पॉलिटी होगा, वो लक्ष्मीकांत से बेहतर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप वनस्थली से कर रहे हो। वनस्थली एक बहुत शानदार, एक बहुत प्रोफेशनल कॉलेज है, ठीक है, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है, बहुत बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ाई कराई जाती है, बहुत डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं। और रही बात स्पेक्ट्रम की, हाँ, स्पेक्ट्रम को आप रेफर कर सकते हो, पर ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप मतलब प्रॉपर तरीके से इसको तैयार, क्योंकि खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको आंसर भी लिखने पड़ेंगे। तो यू शुड हैव समबडी लाइक जिसकी वजह से आप अपने आंसर को चेक कराओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है निधि जी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। 4 साल आपके पास है, क्योंकि अगर आगे चलकर आपको लॉ का पेपर भी लिखना है, वहां पे भी आपको आंसर राइटिंग स्किल्स चाहिए ही होंगे। आपके तो वो भी होंगे, मूड कोर्ट भी होते होंगे आपके तो, है ना, मूड कोर्ट होते हैं, वहां पे आपको जब आपको जिरात करनी पड़ती होगी, आपको बहस करनी पड़ती होगी, वो भी बहुत बहुत अच्छे से करना। ये सभी चीजें
आगे चल के यूपीएससी में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, मैं शंकर आईएएस, लक्ष्मीकांत को और विपिन चंद्रा को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। स्पेक्ट्रम को कर सकते हो, क्योंकि स्पेक्ट्रम में जो इतिहास में हो चुका है उसे कैसे बदलेंगे। ठीक है, Yes, और sir. बाकी लॉ ऑप्शनल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लॉ ऑप्शनल का काम करना, ऑप्शनल प्रिपेयर करना आज से शुरू कर दो। आप लॉ ऑप्शनल का सारा हिसाब किताब निकाल लो, मतलब सिलेबस निकाल लो। अगर आपको चाहिए होगा मेरी टीम आपको भेज देगी। लॉ ऑप्शनल निकाल Yes, लो और उसके अंदर आप क्या करो, और पुराने पेपर्स निकाल लो। ठीक है, और इसके अंदर कई तरह के लॉ होते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, सीआरपीसी की बात करेंगे इसके अंदर पीनल कोड की बात Yes, करेंगे, इन sir. सभी चीजों की बात करेंगे। तो जैसे जैसे क्लास में चलता जाए साथ साथ पैरेलल प्रिपेयर करते जाओ। इससे आपका आगे क्लास आपके इससे क्या होगा, लॉ के बाद आपका जो है कोचिंग का खर्चा बचेगा, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा, और आप सारा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी पढ़ाई की तरफ। ठीक है, Okay, sir. चलिए अब Thank मैं you. नेक्स्ट म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मयंक शर्मा कंप्लीटेड गेट 27 वांट टू स्टार्ट पैटर्न। मयंक शर्मा जी अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मैं डेफिनेटली आपको कॉल करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से बात करेंगे हम लोग। ठीक है, रेडमी एंड ऑल्सो इट वाज हर्ड दैट ऑप्शनल रिमूव करने के ऊपर वी कैन नॉट टेक एनी स्टैंड बिकॉज दैट इज द सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट गिवन बाय बासवन कमेटी। बासवन कमेटी ने रिपोर्ट हालांकि दी हुई है, और जनरली ऐसा क्या होता है कि हम लोगों ने मैक्सिमम टाइम देखा कि कई कमेटियां कई तरह की रिपोर्ट देती है, पर सारी रिपोर्ट को जो है, सारी रिपोर्ट के सारे पॉइंट्स को फेवर सरकार नहीं मानती है। और जैसा कि अभी हम 2020 में कोविड-19 की सिचुएशन को देख रहे हैं, 2021 तक तो ऑप्शन चेंज नहीं होना, 2022 में भी सरकार मेरे हिसाब से नहीं करेगी, और 24 में तो हमारा वही है, इलेक्शन है। तो मुझे उम्मीद कम है कि ऑप्शन चेंज होगा। ठीक है, माही बिरमन क्वेश्चन पूछते हैं या पूछती हैं, सर मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज करना चाहती हूँ बट मुझे उसका कंटेंट समझ नहीं आ रहा है। सो माही बिरमन आप कहाँ पर हैं? एक मिनट में ढूंढता हूँ आपको मैं। रेज योर हैंड प्लीज माही। ओके माही, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और बताइए। यस सर। हाँ, आप सामने भी आ सकते हैं, अगर कैमरा ऑन करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने बोला कि ज्योग्राफी ऑप्शन आप चूज करना चाहती हैं, बट यस आपको सर। कंटेंट समझ में। आपका बैकग्राउंड क्या है बेटा? एजुकेशन बैकग्राउंड क्या सर है? मैंने बीबीए किया है। बीबीए किया है, और बीबीए पूरा हो, कहाँ रहते हो आप? सर मैं हरियाणा में, हरियाणा में झज्जर। कहाँ? झज्जर में रहते हो, आपने यस बीबीए सर। किया। सो बेटा ज्योग्राफी देखो, पहले आपको स्टार्टिंग में बहुत तंग करेगी। ठीक है, टेक्निकल है, क्योंकि ओके। आपने 11th 12th में भी कॉमर्स लिया था, तो यस सर। आपका साइंस से जो पीछा छूटा हुआ करीब 5 साल हो चुके हैं। एंड यस सर। ज्योग्राफी इज ऑलमोस्ट अर्थ साइंसेस। यस सर। टेक्निकल तो है वो, नो डाउट टेक्निकल है वो। तो इन दैट सिचुएशन हमें क्या, व्हाई यू वांट टू गो फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, बिकॉज़ सो मेनी पीपल आर टेकिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल। इसका लेंथ एंड ब्रेथ बहुत बड़ा है। व्हाई डोंट यू चूज समथिंग लाइट एंड समथिंग रियली जिसमें हम बहुत अच्छा वो कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। लाइक मेरे कलीग हैं, शशांक नाम है उनका, शशांक जी हैं, उन्होंने अभी पीछे रिसेंटली यूपीपीसीएस क्रैक किया है, वो हमारी अकेडमी में पढ़ाते भी थे, आप जाके मतलब हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल था, और उन्होंने वो इतने जबरदस्त उनके नॉलेज है, और वो हमेशा बोलते हैं कि सर ज्योग्राफी ऑप्शनल की वजह से मैं जो हूँ मतलब सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। उनके लेक्चर्स हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं, एक बार जाके आप उनका एटीट्यूड देखें, उनका पढ़ाने का तरीका देखें, उनकी नॉलेज सर देखिए। एक बार नाम रिपीट करना एक बार। गाजियाबाद आईएएस अकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके आप ओके। देखिए, शशांक सर की वीडियोस हम लोगों ने अपलोड कर रखी है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की, आप उनको यस सर। देखिए। तो अगर आपको ऑप्शन चूज करना है तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप कौन सा साल पेपर दे रहे हो? इस साल दे रहे हो, अगले साल दे रहे हो? सर अभी तो 20 की हुई मैं अभी। 20 के हो ना, तो आप अगले साल, डेट ऑफ बर्थ क्या एग्जैक्टली आपकी डेट ऑफ बर्थ? 11/1/2000। 11/1/2000, तो आप अगले साल पेपर दे पाओगे, क्योंकि आपकी 21 साल की एज पूरी होनी है। तो यस सर। 21 का पेपर दोगे तो आपको ऑप्शन लिखना पड़ेगा 2021 के सितंबर या दिसंबर में। सितंबर। यस सर। हाँ, तो आपके पास अभी एम्पल टाइम है। तो मेरे हिसाब से माही बहुत एक ऑनेस्ट आपको मैं तरीका बताता हूँ, सिंपल सी बात है। क्या करो, आप पहले जीएस पढ़ो 4-6 महीने। ठीक है, उसमें आप सोसाइटी पढ़ो, उसके अंदर आप पॉलिटी पढ़ो, गवर्नेंस पढ़ो, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ो, 5-6 सब्जेक्ट पढ़ो। उसके बाद देखो सबसे ज्यादा ध्यान आपका किस में जा रहा है, सबसे अच्छा तरीका, ओके। सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा ऑप्शनल को लेके। सर बुक रेफरेंसेस नहीं पता कि कौन सी किस चीज के लिए क्या करना है। देखो बेटा, सबसे पहले अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो मैंने जैसे बताया कि क्लास 12th की एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हो, क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। ठीक है, और अभी मैं कोई और चीज रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, जितने भी हैं, उन सबका कंटेंट हमारे एग्जिस्टिंग कंटेम्परेरी बुक्स में आ गया है। और क्योंकि मैं ज्योग्राफी पे स्ट्रेस इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी एनसीईआरटी से मैंने कई सारे क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं सीधे सीधे। ठीक है, दैट्स द थिंग। बाकी आपका नंबर हमारे पास है, हमारी टीम आपको, हमारे जो एक्सपर्ट है, ज्योग्राफी के एक्सपर्ट है, आपको कॉल कर लेंगे एक बार। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चंद्र प्रकाश जी पूछते हैं which book should I follow for GS 1 2 3 4? बुक्स नहीं है, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक
पहाड़ ऑफ बुक्स हम कह सकते हैं, माउंटेन ऑफ बुक्स हम कह सकते हैं, अगर आप हर एक चीज को कवर करना शुरू करेंगे। GS1 में अगर आप देखो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का अगर हिस्ट्री को आप तोड़ते हो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव 6 सेक्शन निकल के आते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी के लिए अलग अलग डेडिकेटेड बुक्स हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको उसमें पीएचडी करनी है या डिपेंड करता है कि आपको उसके अंदर क्या बोलते हैं, आपको उसके अंदर बस पेपर पास करना है। ठीक है, सो चंद्र प्रकाश जी, आपका आंसर बहुत बड़ा है मेरे पास, मतलब बुक्स तो बहुत सारी हैं, आप दुनिया भर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको 500 तरह की बुक्स आपको रिकमेंड कर दी जाएंगी, पर सारी बुक्स हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि आप भी पहले एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, बाकी आपके पास हमारे नंबर से आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आपको नोट की जरूरत पड़ती है तो हम आपकी डेफिनेटली उसके अंदर हेल्प करेंगे। ठीक है, रोहित कुमार जी का एक और सवाल हमारे पास, सर एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाए, प्लीज गाइड मी। देखो एनसीईआरटी में 2 तरह की एक्टिविटीज होती है, एक मेन कंटेंट दिया होता है और एक एक्टिविटीज दी होती है। तो एक्टिविटीज को पूरा काट दो, मेन कंटेंट्स को क्रिस्प में करके बना लो। जब नोट्स बनाओ तो नोट्स के ऊपर आपकी पूरी कोडिंग होनी चाहिए, किस डेट पे बनाए हैं, क्या पेज नंबर है, और साथ ही साथ जो है किस सब्जेक्ट के हैं। और एक और चीज, ज्योग्राफी जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो डायग्राम्स उसमें से बनाना मत भूलना। ठीक है, विपिन गौतम हमसे पूछते हैं, I am equally good in both languages, Hindi and English, but I am doubtful to opt medium to write for UPSC. Please guide me. So, Mr. Vipin, kindly raise your hand. Let's connect. विपिन गौतम जी कहाँ पर है आप? आप हैंड रेस करेंगे एक बार? उन्नति यादव ने, विपिन गौतम, ठीक है, एक मिनट, मैंने आपको अनम्यूट कर दीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने एंड से, मेरे से बात कीजिए। हाँ जी विपिन जी, बैकग्राउंड क्या आपका? गुड इवनिंग, बैकग्राउंड क्या आपका? सर बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और कहाँ रहते हो गौतम जी? सर मेरठ। मेरठ रहते हो, ओके ओके। आप सिंडिकेट बैंक? यस सर, ठीक है। ओके ओके, गॉट इट। कल आपसे बात हुई थी मेरी। बेटा देखो, सिंपल सी बात है, जिसमें आपका एक्सप्रेशन बेहतर है वो चूज कर लो। अगर एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी मेरे से पूछोगे तो मैं क्लियरली बोलूंगा अगर इंग्लिश स्ट्रांग है आपकी, अगर स्ट्रांग नहीं भी है, स्ट्रांग है या स्ट्रांग नहीं भी है, मतलब ग्रामर में कुछ डिस्टॉर्शंस है, तो मेरे हिसाब से आप जो है इंग्लिश मीडियम से जाओ। इंग्लिश मीडियम में एक्सप्रेशन अच्छा आता है, बेहतर आता है, और साथ ही साथ जो है कम शब्दों में ज्यादा हम इलाबोरेट कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, हिंदी में थोड़ा दिक्कत रहता है। हिंदी में क्या होता है ना, हिंदी में जैसे जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे, हम सभी के लिए बात बोल रहा हूँ मैं, हिंदी मीडियम में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि हम जब हिंदी में कोई चीज लिखते हैं तो हम उसमें अतिशयोक्ति अलंकार लगाते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है कि सुपरलेटिव डिग्री लगा देते हैं, हम बड़ा चढ़ा के लिखते हैं, क्योंकि हमें जो है सिखाया वैसे ही गया है। और यूपीएससी जो है बड़ी जबरदस्त इक्वालिटी को फॉलो करती है, वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए बराबर वर्ड लिमिट देती है। तो इंग्लिश वाला बच्चा क्या करेगा कि 10 पॉइंट लिख देगा, उसी 150 वर्ड में हिंदी वाला 6 पॉइंट लिख पाएगा, तो यार नंबर तो कटेंगे ना इस केस में, और इसीलिए रिजल्ट थोड़े कम है। तो अगर आप हिंदी मीडियम जाओ तो अपनी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। वोकैबुलरी मतलब कि आप अपनी जो शब्दावली होती है स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आप बड़े बड़े सेंटेंस को एक एक शब्दों से रिप्लेस कर सको। ठीक है जी ठीक है। बाकी इंग्लिश, अगर इंग्लिश में कोई दिक्कत है, ग्रामर में दिक्कत है, तो हम लोग पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग पूरी गाइड कर देंगे। हमारे पास स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं, डेडिकेटेड टीचर्स हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने बच्चों में बहुत ये एरर देखा है कि बच्चों के लिए इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है, तो वी हैव वेरी 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 फेमस फैकल्टी फॉर दैट। ठीक है, और कोई सवाल है विपिन जी? नो सर। ठीक है, आपका नंबर हमारे पास है, अब हमारा नंबर भी आपके पास है, जब भी कनेक्ट करना आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है उम्मी, करंट अफेयर्स लास्ट ईयर के आते हैं, किसी भी ईयर के। उन्नति यादव, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी उन्नति जी, अनम्यूट कीजिए, सामने आइए, कहाँ गए आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। चलिए बेटा, करंट अफेयर्स बेसिकली मेरे हिसाब से अगर आप 2020 का पेपर दे रहे हो तो आपको जो करंट अफेयर उठाना चाहिए जून 2019 से लेके मैक्सिमम लिमिट जाएगी 31 मार्च 2020 तक की प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए जाएगी अगस्त तक की। ठीक है, इस तरह से करंट अफेयर्स को हम वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है माही बिरमन अगेन, सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कैसे करें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत है क्लास 11th क्लास के, जिसके अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने की जरूरत है, न्यूट्रिशन पढ़ने की जरूरत है, और डिसीज पढ़ने की जरूरत है। और बाकी जो है हम लोग जो करंट अफेयर्स में कवर कराते हैं उसमें आपका साइंस एंड टेक पूरा कवर हो जाता है थ्रू एंड थ्रू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित कुमार, सर मैंने फिजिक्स से बीएससी किया हुआ है, क्या मैं ज्योग्राफी ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं रोहित कुमार जी। सर एनसीईआरटी में कौन कौन से सब्जेक्ट की बुक पढ़नी चाहिए? 6 to 12 के लिए बेसिक बुक है, दैट इज एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, और किसी बुक को मैं रिकमेंड नहीं करता। अच्छा टाइम अगर आपके पास है तो बायोलॉजी क्लास 11th की पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी छोड़ दीजिएगा उसके अंदर।
नेक्स्ट है इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न ऑल द डेट्स. नो, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम लोग हिस्ट्री का लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको तरीका बताऊंगा मैं, जिसके अंदर आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आप बिल्कुल सही आंसर को मार्क करोगे. तरीके होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हमें समझना पड़ता है इसके अंदर. फैजल कुरैशी सर, माय क्वेश्चन इज दैट which subject need to pay more attention for UPSC prelims paper. फैजल कुरैशी जी, आप कहाँ पर हैं? सामने आइए, हैंड रेज कीजिए अपना एक बार. ओके, यू आर नॉट हियर, आई थिंक he left us. तो फैजल कुरैशी जी, सिंपल सी बात है, आप करंट अफेयर्स को फोकस कीजिए. उसके बाद जो है पहला स्लॉट बनेगा पॉलिटी इकोनॉमी, दूसरा स्लॉट बनेगा आपका एनवायरमेंट ज्योग्राफी, तीसरा बनेगा आपका बचा हुआ हिस्ट्री. ओके, देन सर प्रेसिडेंट के दोनों पेपर में 33 प्रेसिडेंट के दोनों पेपर जॉली आपका जॉली आप हो? आप भी नहीं हो, तो आपका आंसर मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा. अकॉर्डिंग टू ट्रेंड है वाई सिविल एग्जामिनेशन हायर कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स. बेटा सिविल सर्विसेज के अंदर अमन राज, आर यू हियर? नो, यू आर नॉट हियर. फैजल कुरैशी, ठीक है. व्हाट आर द मार्क्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई लैंग्वेज पेपर? बेटा 25%. अमन राज जी, 25% इज द आंसर. रेडमी प्रो, अगेन मैंने बात करी. निधि चौधरी जी, यस, सोशियोलॉजी इज अ वेरी गुड ऑप्शन. कब से सर उमी यादव, क्लास स्टार्ट होगी हमारी नेक्स्ट वीक से, हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. सर क्वालिफाई पेपर में फर्स्ट में जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें हिंदी को सेलेक्ट किया जाए. हिंदी को तैयार करना क्वालिफाइंग में बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है. जो चीज हिंदी में छपी आती है वही लगभग हिंदी इंग्लिश में छपी आती है, मतलब पैटर्न सेम रहता है, तो बहुत मुश्किल नहीं है. 25% नंबर लाने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है. सर व्हाट आर द पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट? छोटा होना चाहिए, उसका कंटेंट होना चाहिए, मेंटर्स होने चाहिए, आपको आंसर राइटिंग करने, जब आप आंसर राइटिंग कर ले तो आप उस आंसर राइटिंग को चेक करा सके. ये सब चीजें आप ध्यान दीजिए इस चीज पे, ठीक है. आपका है 3469494 समथिंग. देन एनसीईआरटी है. एनसीईआरटी का मतलब सर आई एम अ फेलियर, मैंने 2013 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था एंड नॉट ग्रेजुएटेड. ओके शालिनी जी, मैं आपका आंसर कर चुका हूं मैं, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. सर सीम्स लाइक वी आर नॉट इनफ लकी टू गिव 2024 एग्जाम्स. हो चुका आंसर आपका भी. ओके यस डी यू. और कोई है? ओके गाइस, मैंने मैक्सिमम लोगों के आंसर जो है मैंने दे दिए हैं. आप में से जो भी अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं. उन्नति, आपके पास कोई क्वेश्चन है? बताओ बेटा. उमी का एक क्वेश्चन है. मोनिका जी मोनिका शर्मा जी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, आप पूछिए क्वेश्चन अपना. अनम्यूट कीजिए अपने आप को, क्वेश्चन पूछिए. अरे गाइस, मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपके जो भी क्वेश्चन है इस पे एड्रेस कर दिए जाएंगे, ठीक है. रेडमी प्रो सर प्लीज टेक अ सेशन फॉर यूपीएस सिलेबस. डेफिनेटली आई विल टेक इन एंड आई विल इन्फॉर्म यू, डोंट वरी. सिलेबस को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, डिकोड कर दिया जाएगा, ठीक है. आप चिंता ना कीजिए इस चीज के बारे में. एंड सर एक्चुअली आई वांट दैट माय कोर्स इज अ बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, सो इज इट गुड फॉर? यस, यू कैन गो अहेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अतुल पाल जी, आपने हैंड रेज किया, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका. मैंने अनम्यूट कीजिए अपने आप को. सर गुड इवनिंग. हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है आपको. सर आनंद मोहन जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ मैं. हाँ जी बताइए. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जो हमारा आईपीएस का जो सिलेबस होता है वो आईएएस की सेम होता है या फिर कुछ डिफरेंस बेटा होता है? बिल्कुल, देखो आप कंफ्यूजन हटाइए. जब आप पेपर देंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, टॉप रैंकर आप बनते हैं, तो जैसे आपकी रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंगली आपको सर्विस अलॉट करी जाती है. पहले 300 सर्विस होती है, वो होती है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस. इसके बाद आती है सेंट्रल सर्विसेज, इसके बाद आती है आपकी स्टेट सर्विसेज. तो सिलेबस सबका सेम रहता है, ट्रेनिंग सबकी अलग रहती है आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है. प्रिपरेशन एक्चुअली आईएएस की करनी है? एक्चुअली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की करनी है. अच्छा ठीक है. और ठीक है सर, इसको सर मैनेज कैसे करेंगे सर? एक बार थोड़ा अंदर डर बैठा रहता है ना. बड़ा डर के आगे तो जीत है. क्या डर है बताओ, क्या डर है बताओ. सर यही कि क्योंकि सर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो आगे मैंने डिसाइड कर रहा है, मैं बीसीए कर रहा हूँ ना सर. तो सर मैंने सोचा था कि मैं बीसीए करके सर एक दो साल सर मैं अपनी मतलब खुद इनकम जोड़ के फिर सर प्रिपरेशन के लिए जाऊं. ओके अतुल, मैंने अपना नंबर डाल दिया है, आप एक मेरे नंबर पे कॉल करना एक बार, ठीक है. आई वुड लाइक टू आंसर आपके पास. अब मैं यहाँ से नंबर नहीं दे पा रहा हूँ, एक जस्ट मिनट. Sir, I am in first year now. Okay. Well, guys, I am not able to share my number. Kindly write my number 9899. Sir, wait. Kindly write my number 9899. 9899. 781.
781 744 7. ओके सर। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ 9899 781 744। ठीक है, प्रतीक्षा सामने आओ बेटा, मतलब अनम्यूट करो, अब आपका क्वेश्चन पूछो। प्रतीक्षा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा आपने पूछा हुआ यहाँ पे, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन बीटेक एंड इज ओके मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक कहाँ से किया है बेटा आपने? सर गाजियाबाद से। आपने बीटेक कहाँ से किया बच्चे? सर गाजियाबाद गाजियाबाद। आरकेजीआईटी से किया है? हाँ जी सर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अप्रूव नहीं करूंगा, प्लीज आप ऑप्शन कोई और ढूंढिए, क्योंकि इसमें आपको मेंटर्स नहीं मिलेंगे और जो आपके कंपटीशन में बैठेंगे वो आईआईटीएंस बैठेंगे, एनआईटीएंस बैठेंगे, तो थोड़ा सा एकेडमिक डिफरेंस रहेगा, तो उसकी वजह से नंबर कट सकते हैं। ठीक है, बाकी नंबर आपके पास है, आप भी मुझसे कंफर्म बात कीजिएगा, हम लोग ऑप्शन का अच्छे से चर्चा करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई सवाल है प्रतीक्षा बेटा? ओके अब आपके पास आनंद मोहन जी बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर नमस्ते, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, आनंद जी बताइए। सर मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल से किया है, लेकिन ऑप्शनल क्या ले समझ नहीं आ रहा। बीटेक इलेक्ट्रिकल कहाँ से? आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज। आईएमएस से। और रहते कहाँ पर है? सर राजनगर एक्सटेंशन। राजनगर। अभी आप जॉब पे हैं या फिर खाली आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ। कहाँ पे? राजनगर एक्सटेंशन में, रिवर। अच्छा ओके ठीक है। आनंद मोहन जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डेफिनेटली आप मत लीजिएगा, बिकॉज उसके जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं आएंगे। मैं खुद से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे इस चीज का बहुत आइडिया है, मेरी डिप्लोमा भी है, मेरी डिग्री भी है इस चीज में, सो आई नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। बट आनंद मोहन जी, मैं आपसे एक बहुत कमाल की बात बोलूंगा, आपने कुछ पढ़ाई शुरू करी है यूपीएससी को लेकर? कब पेपर देने? सर मैंने अभी इस साल बिहार पीसीएस वाला एग्जाम दिया था सर। अच्छा पीसीएस दिया था, रिजल्ट क्या रहा उसका? सर 1 नंबर से प्री मेरा रुक गया। 1 नंबर से रह गया ना, तो बिना ऑप्शनल करते तो मेंस में जाकर रुकते, वही आपका प्री वाला सिंड्रोम हो जाता। आप एक काम करो, आनंद मोहन जी नंबर लिख लिया मेरा आपने? जी सर। आप व्हाट्सएप पे बुक करो, हम लोग बात करते हैं इस पे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल का ना, देखो ऑप्शनल का मैं पूरे फॉरम में आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग ऑप्शन है, तो कैसे मैं 42 तरह के ऑप्शन पूछता है यूपीएससी अलग अलग तरीके से, कैसे? ठीक है, यस सर। अब हमारे पास जॉली जी हैं। जॉली जी, यू वांट टू आस्क क्वेश्चन? ओके, साक्षी चौधरी। साक्षी जी क्वेश्चन पूछिए आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग साक्षी। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर जैसे नेक्स्ट ईयर मेरी कंप्लीट हो जाएगी ग्रेजुएशन और मैं अक्टूबर में जाके 21 की होंगी, तो मैं फील कर सकती हूँ? नेक्स्ट टू नेक्स्ट ना बेटा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। ग्रेजुएशन किस चीज में आपकी? बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी। एसओएल है कोई कॉलेज है? रेगुलर कॉलेज? कॉलेज कौन सा कॉलेज है बेटा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। साक्षी जी, आप अगले साल पेपर नहीं दे पाओगे, 2022 का ही पेपर दोगे, उस टाइम पे फॉर्म पे नहीं होंगे। 2022 का पेपर दो, आपके पास बहुत हेल्दी टाइम है, इसको बिल्कुल वेस्ट मत करना। ठीक है, डिसइंटीग्रेट करो सिलेबस को और एक एक करके कॉन्कर करना शुरू करो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो आपके पास नंबर है मेरे पास, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम हमारी टीम ने आपसे सबको शेयर कर दिया है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल गाइस। ठीक है, ओके सर। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैं मैथमेटिक्स ले सकती हूँ? बेस्ट होगा ये मेरे लिए। किसके लिए? ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स ले सकती हूँ? बेटा आपने मैथ्स कब से नहीं पढ़ी है बताओ पहले आप? सर मैथ्स तो मैं पढ़ रही हूँ। बेटा मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स। अच्छा, कॉमर्स और मैथ्स है ना। साक्षी एक काम करो, upsc.gov.in पे जाओ, ठीक है, और वहाँ पे मैथ्स ऑप्शनल के पेपर मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के पेपर उठा कर देख लो एक बार, अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर बात करते हैं उस पर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, और किसी को क्वेश्चन है? काइंडली रेज योर हैंड। उन्नति, आपने क्वेश्चन पूछना है कोई? बताओ बेटा, अनम्यूट करो, सामने आओ। उन्नति, शी इज नॉट हियर। राहुल कुमार का क्वेश्चन है, सर मैं 12th के बाद 2 कोर्स किया हूँ, रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ग्रेटर नोएडा से एंड डिस्टेंस से बीएससी पीसीएम सुभारती मेरठ से। दोनों पूरे हो गए। राहुल आप हो यहाँ पे क्लास में हो? अपना हैंड रेज करो। राहुल कुमार गुप्ता, ओके। राहुल जी आप हैं, सामने आइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बात करिए मेरे से। हाँ जी राहुल जी बताइए, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? एक्चुअली सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए।
हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, मेरा जो डिस्टेंस डिग्री है सर, उससे मैं यूपीएससी अप्लाई करना चाह रहा हूँ सर। क्या जो मैंने डिप्लोमा की उससे डिप्लोमा बेस पे नहीं है और डिग्री बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सुभारती जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सुभारती, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, बहुत शोर आ रहा है, ठीक है, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। देखो सुभारती, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, सुभारती एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो वहां से डिस्टेंस से किया हुआ जो डिग्री है आपके लिए मान्यता होगी। डिप्लोमा के बेस में आप वो नहीं कर सकते, डिप्लोमा के बेस पे आप पेपर अप्लाई नहीं कर सकते, डिग्री के बेस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और किसी को क्वेश्चन है, काइंडली रेज योर हैंड। हमारे सामने मीनाक्षी गौतम जी, कोई क्वेश्चन है आपको? रोहित कुमार जी, ओके। आई होप मैंने आप सभी के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। अगर और कोई फर्दर डाउट है या फिर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिटेल्स मैंने सारी आप लोगों के पास है, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। और हमारे यहाँ पे आपको वो पूरी फैसिलिटीज मिलेंगी जो किसी बड़े कोचिंग सेंटर में मिलती है, दैट टू ऑन 1/4 ऑफ द प्राइस, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव भी है और बहुत किफायती भी है, फाइन। और गाजियाबाद में तो वैसे भी हम लोग नंबर 1 पे हैं, गाजियाबाद मेरठ सर्कल में तो वैसे हम लोग नंबर 1 पे चलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो with respect to your UPSC preparation, you can directly focus, no problem at all, we are here to help you guys. Fine guys, shall I discontinue the class? Okay guys, bye, take care, stay safe and stay isolated. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update, or visit our website. Thank you.